आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले नंबर पे आपको मैं पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड एक सैड खबर दूंगा, एक बुरी खबर दूंगा और आपको वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो वो मैं एडवांस में ही आपको सॉरी कह रहा हूं उसके लिए। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से एक डिजास्टर, वो भी उसको बुरी खबर कह लो, उसको अलार्मिंग सिचुएशन कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। और फिर तीसरे नंबर पे हम आज एक नहीं, दो नहीं, 3 टीमों का रिव्यू करेंगे। मेरा कनेक्शन तो टूट गया था, लेकिन आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए कि नहीं, ज्यादती हो जाएगी, आपने 2 टीमों का रिव्यू किया है, पेशावर और कराची, आप बाकी टीमों को भी कवर करें। तो डिटेल में आज हम जिन 3 टीमों का रिव्यू करेंगे ना, पहले नंबर पे होगी पिंडीज, दूसरे नंबर पे होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब पिंडी आ जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड साथ ही आएगा ना, जुड़वा शहर है वैसे भी। और तीसरे नंबर पे होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। मैंने लाहौर और हैदराबाद को कल के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कल है चांद रात और एक हिसाब से प्रीव्यू भी हो जाएगा और फिर उसमें हम मुल्तान सुल्तान्स की भी बात कर लेंगे। तो बाकी 3 टीमों को हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं बैड न्यूज दे लेता हूं। अब इसकी थोड़ी मैंने अपने हिसाब से वेरिफिकेशन की। सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी पिछले 1.5-2 दिन से कि थोड़ा इंतजार कर लें, कुछ दिनों तक पाकिस्तान सुपर लीग को बाकी शहरों में दोबारा से शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद आपको मैचेस नजर आएंगे। बट ऐसा कोई सीन नहीं है। आपके भाई ने इसकी वेरिफिकेशन की है। पाकिस्तान सुपर लीग कराची और लाहौर में ही होगी। हां, अगर प्ले ऑफ में जाके कोई एक आधा वेन्यू ऐड कर दें तो वो अलहदा बात है। आज 24 मार्च दोपहर को 4 बजे की अपडेट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी तीसरे शहर में नहीं जा रहा। इनका प्लान पूरी लीग को इन्हीं 2 शहरों में करवाने का है। रही बात क्राउड की, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारी दुआ है कि जैसे जैसे पाकिस्तान सुपर लीग आगे जाए, आप लोगों को अलाउ कर दिया जाए और फिर एक तड़का लगे, लोग आएंगे मैच देखने, तो लीग दोबारा से जिंदा हो जाएगी। सो बैड न्यूज, कराची और लाहौर ही पाकिस्तान सुपर लीग को होस्ट कर रहे हैं। बाकी तीसरा हमारा कोई शहर नहीं है, कोई फैसलाबाद नहीं है, कोई मुल्तान नहीं है, कोई पेशावर नहीं है, कोई पिंडी नहीं है, कोई और शहर नहीं है भाई साहब इसमें। अच्छा, अब इसका नुकसान आप देखो क्या होगा। आज पाकिस्तान सुपर लीग की 8 की 8 टीमों ने प्रैक्टिस सेशन किए हैं, या अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो रात को आखिरी प्रैक्टिस सेशन आज कराची किंग्स का है। कराची किंग्स अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू कर चुकी होगी। नुकसानात, 8 टीमों की प्रैक्टिस एक ही ग्राउंड में है। कजाफी स्टेडियम की बैक साइड पे एलसीसीए की ग्राउंड है, जिसका ड्रेसिंग रूम एक बहुत बेसिक है, यानी इंटरनेशनल लेवल का ड्रेसिंग रूम नहीं है, बहुत बेसिक है। और ड्रेसिंग रूम की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें वॉशरूम्स की भी बात करते हैं। बहुत बेसिक वॉशरूम है, कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बस ठीक है, डोमेस्टिक के लिए ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के वो वॉशरूम्स नहीं है। अब मैं आपको इन चीजों का क्यों बता रहा हूं। गोरे प्लेयर भी वही एलसीसीए ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे, उनको ऑब्वियसली सामने कजाफी स्टेडियम तो नहीं भेजा जाएगा। अब मैंने इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम किया हुआ है, मैंने लीग्स में काम किया हुआ है, सो आई कैन टेल यू कि जब आप मूवी देखने जाते हैं ना और आप गलती से वॉशरूम चले जाते हैं, या किसी पब्लिक प्लेस में आप जब वॉशरूम चले जाते हैं, आपको लगता है यार वॉशरूम कितना गंदा है। तकरीबन वही हाल एक ऐसे ड्रेसिंग रूम के अंदर वॉशरूम का होता है जहां प्लेयर्स बहुत ज्यादा हों। मतलब एक टीम है, उसके कोई 18, 19, 20 प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ है, मतलब मिला के तकरीबन कोई 28, 29, 30 लोग ऑन एवरेज एक ड्रेसिंग रूम में आते हैं। और आप 8 की 8 टीमों को एक ग्राउंड दे रहे हो।
मैं कहता हूं आज एलसीसीए ग्राउंड मछली मंडी बनी होगी। और ठीक है, ऑब्वियसली वहां पे लोग होंगे जो फौरन से सफाई वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन एक ग्राउंड 8 टीमें एक दिन में सब प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-2 3-3 घंटे के लिए। तो आई कैन इमेजिन कि कितनी मुश्किलात लॉजिस्टिकली पाकिस्तान सुपर लीग को आ रही होंगी और आएंगी। अब सवाल यह है कि सामने तो कदाफी स्टेडियम था, 3 टीमों को एलसीसीए में प्रैक्टिस करा देते, बाकी टीमों को लाहौर सामने कदाफी स्टेडियम में करा देते, मेन ग्राउंड में। लेकिन वो ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा तैयारियों के लिहाज से। पिचेस ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा रेडी करनी पड़ेंगी क्योंकि 22 मैच लाहौर में है, 22 कराची में है। तो मछली मंडी तो भाई साहब बनी होगी। फिर 8 की 8 टीमें एक होटल में हैं, पीसी लाहौर, जो कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा होटल नहीं है, लेकिन लाहौर में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कमरे पीसी लाहौर में ही हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा होटल नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया के बाकी होटल देखे हुए हैं। मतलब पीसी लाहौर या कराची पीसी, भाई साहब कमरे के अंदर विंडो ही नहीं है, लिटरली कमरों के अंदर विंडोज नहीं है। तो ये कोई बहुत ज्यादा अच्छे होटल नहीं है, बस ये पुराने वक्तों में बने हुए हैं और वो चल रहे हैं। जो लोग यहां स्टे करते हैं वो जानते हैं, लेकिन वो बाहर एक आम बंदे को देखने में लगता है यार ये पीसी लाहौर है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल फारग है भाई साहब। ये आजकल के जो छोटे छोटे होटल है ना, 2 स्टार 3 स्टार, वो बेहतर है पीसी के कमरों से। ठीक हो गया। अब वो जो पीसी होटल है, अब 8 टीमें हैं और एक टीम में 28 29 30 बंदों की टीम होती है, प्लेयर और स्पोर्ट स्टाफ मिला के। पता है कितनी लिफ्ट हैं? लिफ्ट्स पता है कितनी है ऊपर जाने के लिए? आमतौर पे एक लिफ्ट यूज होती है, टोटल 4 लिफ्टें हैं। 2 नॉर्मल लोगों के लिए हैं जो गेस्ट आए हुए हैं पीसी में रुकने के लिए, इन्होंने सारा होटल रिजर्व नहीं किया, बाकी आम लोग भी वहां पे रुके हुए हैं। तो 2 लिफ्टें उनके लिए हैं और 2 पीएसएल के लिए हैं। उनमें से मेरा तजर्बा तो ये था, जब मैं पाकिस्तान सुपर लीग में काम कर रहा था 2022-23 में, हमेशा मुझे साल भूल जाता है कि मैं कौन से सीजन में था कराची किंग्स के साथ। लेकिन उसमें जब हम पीसी लाहौर आए थे तो हमारे लिए भी 2 लिफ्टें थी, उसमें से एक नहीं चलती थी और एक चलती थी। अब जब हम वापस आते थे ना, तो सबको ऊपर जाने में तकरीबन कोई आधा घंटा लगता था, क्योंकि इतनी कोई बड़ी लिफ्ट नहीं है। एक लिफ्ट में एक टाइम पे कितने लोग आ जाते होंगे? मेरा ख्याल है 4 या 5, और अगर 30 बंदों की टीम है तो हिसाब लगा लो लिफ्ट ने फिर नीचे भी आना है। फिर हर एक का अलहदा फ्लोर भी होगा। अगर एक टीम है तो ज्यादा चांसेस यही है कि वो एक ही फ्लोर पे हैं, अदरवाइज अगर मिक्स प्लेयर घुस गए हैं तो किसी ने दूसरे पे जाना है, किसी ने तीसरे पे जाना है। और प्लेयर्स ऑब्वियसली थक के आते हैं, वो स्टेयर्स यूज नहीं करते, सबको लिफ्ट यूज करनी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि मुश्किलात कितनी आएंगी और कितनी मुश्किलात आ रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, ये आपको एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन पता होना चाहिए। कल को कोई बड़ा गोरा प्लेयर अगर अगले साल ये कहेगा ना कि मैंने अब पाकिस्तान सुपर लीग खेलने नहीं जाना, तो वो इन्हीं बातों की वजह से कहेगा। वो जिम्बाब्वे का प्लेयर है ना, ब्लेसिंग मजरबानी, पहले हमारे पास आ रहा था, फिर वो कलकत्ता चला गया। वहां प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, आईपीएल के प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं और वो लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। असूलन हमें अभी तक उनको मोटिवेशन बना के ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए थी अपनी लीग में भी। वहां उन्होंने ब्लेसिंग मजरबानी को जो प्रोटोकॉल दिया है ना, वो आपके यहां पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार को भी नहीं मिला होगा। तो ये वो फर्क है, जब कोई प्लेयर आईपीएल में जाता है भाई साहब, उसको ऐसा फील कराया जाता है कि तू ही शाहरुख खान है। वो जो मन्नत में रहता है वो नहीं है, तू शाहरुख खान है। इतना प्रोटोकॉल, इतनी सिक्योरिटी, तो प्लेयर ना अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाता है कि यार मैं ही हूं जो है, बाकी सब फाटेंगे यहां पे। तो ये फीलिंग आपको इंडियन प्रीमियर लीग देती है, ये प्रीमियर फीलिंग आपको इंडियन प्रीमियर लीग देती है। और पाकिस्तान सुपर लीग में यहां पे मैं देख रहा था, कोई जीएलआई में आ रहा है, कोई करोला में आ रहा है, कोई 7 सीटर हाईएस्ट में आ रहा है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, जो प्लेयर्स आईपीएल में उनको मिलती हैं और यहां पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ऑब्वियसली जहां पे मैं हमेशा रेफरेंस देता हूं डैरन सैमी का,
जिनको गोल्फ खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब तो हालात ऐसे हैं कि क्राउड अलाउ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल के प्लेयर्स को अलाउ होगा कि वो बाहर जा सकेंगे। तो अगर कोई गोरा प्लेयर बाहर नहीं जा सकता अपनी मर्जी से खाने पीने, ऑब्वियसली विद लिटिल बिट ऑफ सिक्योरिटी, आईपीएल में भी ऐसे ही होता है, 100 में भी ऐसे ही होता है, दुनिया की तमाम लीग्स में जब प्लेयर्स बाहर जाते हैं एक दो लोग साथ जाते हैं, जस्ट आपका एक प्रोटोकॉल होता है ना, वैसे आप रैंडम नहीं बाहर निकल सकते। सो वो मेरा नहीं ख्याल के प्लेयर्स को अलाउ होगा। हाँ, आप पीसी के अंदर अगर कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, कोई डिनर जैसे इन्होंने लास्ट नाइट किया, तो वो ठीक है, लेकिन प्लेयर्स को फिर बाहर भी निकलना होता है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से प्लेयर फिर आपकी लीग से भागते हैं। तो ये आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंदर क्या चल रहा है। एक छोटी ग्राउंड एलसीसीए में 8 टीमों को अकोमोडेट करना ऑब्वियसली बारी बारी मुश्किल है बहुत ज्यादा, और मुश्किलात आ रही होंगी। फिर 8 की 8 टीमों को एक पीसी लाहौर जैसे होटल में ठहराना, हाँ, मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, बिकॉज लॉजिस्टिकली ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस के ऊपर हम सबको एक सवालिया निशान हमारा होता ही है कि हमारे बॉलर्स स्पेशली फिट नहीं है। पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी हायरिंग की थी डॉक्टर जावेद साहब की, जिनको यूके से लाया गया था, जावेद मुगल साहब। पहले भी इन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ काम किया और दुनिया में बड़ा नाम है, कंसल्टेंट है ऑब्वियसली। प्लेयर्स रीहैब करने इनके पास इंग्लैंड जाते थे, अब इनको ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पे ले आया। पहले भी लेके आया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जावेद उनकी वैल्यूज तब क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं मिलती थी, मतलब सेम टर्म पे काम वो नहीं कर सके थे तब। तो शर्त डॉक्टर जावेद की ये थी इस दफा आने की कि मैं सिर्फ चेयरमैन को रिपोर्ट करूंगा। तो डॉक्टर जावेद जिनके पास प्लेयर्स रीहैब करने जाते थे, उनके मुंह से ना एक बात निकल गई एक इंटरव्यू में 3-4 दिन पहले। पीसीबी ने ही वो इंटरव्यू अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाया। डॉक्टर जावेद जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, प्लेयर्स उनके पास अपनी इंजरीज लेके जाते हैं, वो प्लेयर्स को ठीक करते हैं। हसनैन के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने शहीन के साथ काफी ज्यादा काम किया हुआ है। बड़ी एक अजीब बात उन्होंने कह दी कि पाकिस्तान टीम के एक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ना एक टेस्ट का रेफरेंस दिया कि एक टेस्ट हम करते होते हैं प्लेयर की बॉडी को देखने के लिए कि वो कितना लोड ले सकती है। उसमें आपको एक मशीन के ऊपर सीधा लेटना होता है, आई थिंक सोनिक टेस्ट था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद सोनिक टेस्ट उसका नाम था। प्लेयर को मशीन के ऊपर सीधा लेटना होता है और अपना बैलेंस बरकरार रखना होता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 2-2.5 मिनट तक प्लेयर को अपना बैलेंस बरकरार रखना होता है। और पाकिस्तान टीम का एक सबसे बड़ा बॉलर, सबसे मशहूर बॉलर, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, सो मेरे पास भी यहां पे नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम का बहुत बड़ा बॉलर, सबसे बड़ा बॉलर 12 सेकंड भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया। ये उसकी बॉडी की सिचुएशन थी, 12 सेकंड भी वो बैलेंस नहीं बना पाया। और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट क्या है उस टेस्ट की? 2 से 2.5 मिनट। अब यहां पे मैं किसी बॉलर का नाम नहीं लेता, लेकिन यहां पे हमारे बॉलर्स के क्या पेस नीचे नहीं गिरे हुए? 145 पे बॉल करने वाले 132-33 पे आ गए हैं, और दूसरा स्पेल अगर अल्लाह माफी दे वो करने आ जाए तो 127 128 तक बात चली जाती है। ऐसा होता है ना? तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट डॉक्टर जावेद ने इस चीज को एड्रेस किया कि ये इश्यूज आ रहे हैं। और मसला ये है ना हमारे प्लेयर्स का कि ये मानते नहीं है। अब मैं यहां पे किसी बॉलर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक रेफरेंस आपको कोट कर देता हूं, शहीन शाह अफरीदी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो शहीन की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन शहीन से एक सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद पिछली पीएसएल में, कि आपका पेस नीचे आया हुआ है, तो शहीन ने कहा नहीं, मेरा तो नहीं पेस नीचे आया हुआ। तो ये लोग डिनाइल में है, ये मानते नहीं है। तो डॉक्टर जावेद जो कि इन सबको अब लीड कर रहे हैं, आई एम हैप्पी कि उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया है और एडमिट किया है कि ये इश्यूज हैं, क्योंकि ठीक करने से पहले आपको इश्यूज को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर जावेद ने कहा कि हमारे एक बॉलर हैं जिनकी इंजरी में हमने काम किया, अब वो 147 148 पे बॉल कर रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान में एक ही बॉलर है जो 147 148 पे बॉल कर रहा है, वो वसीम जूनियर है। उसके साथ काम किया होगा, अगेन उन्होंने नाम यहां पे नहीं लिया, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ वसीम जूनियर आता है।
हसनैन को हमने उस तरह अभी देखा नहीं है कि कंसिस्टेंसी के साथ वो किस पेस पे बॉल कर रहा है, बट आई एम श्योर हसनैन 145 के करीब कर रहा होगा। बट आई थिंक वो वसीम जूनियर की बात कर रहे थे। तो भाई साहब, अगर हमारे फास्ट बॉलर्स 2-2.5 मिनट के टेस्ट में 12 सेकंड भी नहीं टिक पा रहे बॉडी का बैलेंस बनाने में, तो आप हिसाब लगा लें कि कितनी टेंशन की बात है हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब पाकिस्तान सुपर लीग की 3 टीमों पे आ जाते हैं। आज हमने पिंडीज का रिव्यू करना है, इस्लामाबाद का करना है, और करना है कोयटा ग्लेडिएटर्स का। इसकी वजह अगेन सिंपल ये है कि परसों मैच है, और परसों एक ही मैच है, किसका है? लाहौर और हैदराबाद का। तो कल एक प्रीव्यू टाइप वीडियो आएगी जिसमें मैं लाहौर और हैदराबाद की बात करूंगा, लेकिन उस वीडियो में हम मुल्तान को भी टच करेंगे क्योंकि वो वाहिद टीम रह जाएगी जिस पे हमने बात नहीं की होगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पिंडीज की। अब पिंडीज का स्क्वाड आपके सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है, ये मैंने ही लिखा हुआ है क्योंकि हर रोज स्क्वाड चेंज हो रहे हैं, फलां आ गया फलां चला गया। मतलब आखिरी नंबर पे देखो ना, मैकॉन्ची आपको न्यूजीलैंड का नजर आ रहा है, ऑलराउंडर। नलायकी न्यूजीलैंड ने ये की कि इसको कैश इन नहीं किया फाइनल में खिला के, वरना ये शायद जितवा देता न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप। रोज चेंजेस हो रहे हैं ना, और कुछ टीमों ने तो पाकिस्तान सुपर लीग में 11 फरवरी के बाद अपने कवर पेज ही चेंज नहीं किए, जबकि उनके स्क्वाड चेंज हो गए हैं। और जो क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी स्क्वाड अपडेट नहीं किए हुए। तो ये ग्राफिक ऑब्वियसली किसी टीम ने नहीं बनाया हुआ था, ना पीएसएल ने, अपडेटेड वाला, नया वाला, अभी वाला। तो ये मेरा ही लिखा हुआ है और मैंने इसको ही अटैच किया है क्योंकि ये मेरा अपना काम है, तो इसको मैं अटैच कर सकता हूं। भाई 24 मार्च दोपहर को 4:15 4:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी पता नहीं, टाइम बहुत छोटा लिखा हुआ है, पता नहीं 4:15 हुए हैं, 4:20 हुए हैं। सो अभी तक का ये स्क्वाड है। अब घंटे बाद कोई प्लेयर आईपीएल चला जाए और उसको कोई रिप्लेस कर दे तो कोई कमेंट ना करे, आपको नहीं पता वो प्लेयर चला गया है, थोड़ी वर्किंग करके आया करें। बड़े तुसी सियाने हो, बड़े तुसी सियाने हो, मैं ताड़े तो ज्यादा सियाना, इसलिए मैं टाइम और डेट मेंशन करता होता हूं ताकि मेरे पे बात ना आए। अच्छा, रावलपिंडी जनाब, सोशल मीडिया पे सिर्फ वन विलिंग वाली चीजों से मुझे एतराज है। जो इन्होंने वीडियोस डाली उस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस। अदरवाइज रावलपिंडी जो सोशल मीडिया पे डिजाइन का काम कर रही है, जिस तरह से वो कंटेंट का काम कर रहे हैं, मुझे सुनने में आया था कि इन्होंने यूके की कोई एजेंसी ऑन बोर्ड की हुई है, और अलग डिफरेंस आपको दिख रहा है। मतलब सोशल मीडिया में इस टाइम जो सबसे अच्छी डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया कंपेन है, किसी को अनाउंस करना है, अच्छा एआई का इस्तेमाल है, वो रावलपिंडीज कर रहे हैं क्योंकि वो यूके में किसी से काम करवा रहे हैं। सो वो चीज नजर भी आ रही है। बड़ी एक अग्रेसिव टीम लग रही है, कुछ करना चाहते हैं, एक विजन नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं पहले नंबर पे मोहम्मद रिजवान को एज कैप्टन देखता हूं ना इनकी टीम में, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि रिजवान इनके प्लान्स के साथ अलाइन होने वाला बंदा है। मतलब रिजवान ने शायद अपनी पीक की T20 की क्रिकेट खेल ली है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसकी बिग बैश बहुत ही फर्क गई है, उससे पहले भी मेरा ये ओपिनियन था। रिजवान जितना मर्जी अच्छा कर ले, वो पाकिस्तान की T20 टीम में वापस नहीं आना चाहिए। अच्छा, इस लिस्ट में 1-2 प्लेयर्स और हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ रिजवान की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मोहम्मद रिजवान, आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई। लेकिन आई होप कि आप अपने फैंस को एंटरटेन करो, यही आपका एक गोल होना चाहिए। बिकॉज मोहम्मद रिजवान के बहुत ज्यादा फैंस हैं पाकिस्तान में जो रिजी की बैटिंग देखना पसंद करते हैं। मैं ये कहने लगा था कि रिजी की बैटिंग देखने के लिए ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड से जा नहीं सकते भाई, तो टीवी पे ही देखनी पड़ेगी। अच्छा, वो खबर आ रही थी कि ना पाकिस्तान सुपर लीग ने क्राउड को निकालने के बाद, ये फैसला करने के बाद, अपनी प्रोडक्शन को इनहैंस करने का फैसला कर लिया। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। क्या इनहैंस कर लेंगे आप? मतलब हम टीवी पे ऐसे करेंगे तो जूम इन हो जाएगा? मतलब क्या इनहैंस करेंगे? ऐसी खबर आती है ना तो मुझे डिटेल्स दिया करो कि यार ये होगा। वो हमेशा मैं सुनता हूं 4K क्वालिटी, 32 कैमरे, ड्रोन शॉट आ गया साउथ अफ्रीका से, पता नहीं क्या कुछ, और सब कुछ सेम होता है हमेशा। तो ये ड्रामेबाजी है, ये चूरल हम नहीं खरीदेंगे। सो मोहम्मद रिजवान भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी टीम को फ्रंट से लीड करें,
आप पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने कंट्री को सर्विसेज दी हैं। सो अच्छा लगेगा अगर आप एक अच्छी पीएसएल खेलेंगे और अपने फैंस को इंटरटेन करेंगे। और रिजी की जो विकेट कीपिंग है उसमें मैंने कुछ फंबल नोट किए थे बांग्लादेश की सीरीज में, मैंने आपको हाईलाइट किए थे। तकरीबन कोई 7 फंबल हमने नोट किए हैं रिजवान की विकेट कीपिंग में। सो रिजवान की विकेट कीपिंग के बारे में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं काफी क्लोजली मॉनिटर करूंगा रिजवान की विकेट कीपिंग को फॉर दिस पीएसएल, बिकॉज हमारा ओडीआई का परमानेंट मेंबर है मोहम्मद रिजवान, और होना भी चाहिए। ऑब्वियसली आपने उनको वर्ल्ड कप खिलाना है, उसके बाद देखी जाएगी। सो रिजवान की बैटिंग से ज्यादा उसकी विकेट कीपिंग के ऊपर मेरी नजर होगी। और ऑब्वियसली हमने हर मैच में लाइव आना है, हर मैच की सेपरेट वीडियो आनी है, जस्ट लाइक T20 वर्ल्ड कप। सो बहुत डिटेल में हम नोट कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे सैम बिलिंग्स। अच्छा, जब मैंने सैम बिलिंग्स का नाम लिखा ना तो मैंने पाकिस्तान सुपर लीग से जरा अपने एंड से कंफर्म किया कि भाई ये आ रहा है ना, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि सैम बिलिंग्स या कोई गोरे का नाम आ जाए तो एक दफा जरा चेक करना पड़ता है कि ये भाई साहब आ भी रहे हैं कि नहीं। बट मुझे ये कंफर्मेशन मिली कि सैम बिलिंग आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है। सैम बिलिंग्स मतलब इंग्लैंड का बैटर है, लाहौर कलंदर से हमने इनको देखा हुआ है खेलते हुए। सैम बिलिंग्स इज एन एक्सेप्शनल टीम मैन, इतना मजे का करेक्टर है। और ये जिस टीम से खेलता है ना, ये ढल जाता है उन जैसा, ये बन जाता है उन जैसा। ये खरबूजा है और खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है, ये वो वाला प्लेयर है। ये घुल मिल जाता है, ये आपका भाई बन जाता है। इतना स्वीट आदमी है सैम बिलिंग्स, और जब बल्लेबाजी करने आता है तो उतना ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का बैटर है। तो कोई भी फ्रेंचाइज ना ऐसे बैटर को लेना चाह रही होती है। तो सैम बिलिंग्स अगर ऊपर से रन करेगा, अब क्योंकि हम एक ही ग्राउंड में शुरू वाले मैचेस देख रहे हैं, वहां पे बल्लेबाजी में थोड़ी ज्यादा आसान कंडीशंस आपकी हो जाती हैं। बॉल शुरू में तो अच्छा बल्ले पे आएगा। सो बहुत जबरदस्त पिक है सैम बिलिंग्स किसी भी टीम के लिए। एंड आई थिंक रावलपिंडी बहुत इंजॉय करेगी इनके साथ। लेट्स सी इनको किस नंबर पे बैटिंग कराते हैं, प्रोबेबली रिजवान के साथ या वन डाउन, क्योंकि इनकी टीम में यासिर खान भी हैं जिन पे अभी मैं आऊंगा। तो इनके पास ऑप्शंस हैं ओपन के लिए। नीचे अब्दुल्ला फजल भी हैं जो बहुत जबरदस्त बच्चा है, इसको नेशनल T20 कप में देखा है मैंने, अभी आऊंगा इसके ऊपर। इनके पास अच्छी ऑप्शंस हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे इनके पास जल्लाद खान है। जल्लाद खान भाई साहब रिप्लेसमेंट हैं जमान खान की। हम जमान खान को गुड विशेस भेज रहे हैं, अल्लाह ताला जमान खान को सेहत अता फरमाए। आपको शोल्डर इंजरी का जमान खान का ऑब्वियसली पता लगा होगा, और हुसैन तलत भी, दोनों बच्चों के साथ हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को सेहत अता फरमाए, आमीन। तो जमान खान की जगह जल्लाद खान लेफ्ट आर्म पेसर हैं। मैं तो कहता हूं जल्लाद साहब, आप ना इन अपॉर्चुनिटीज को दोनों हाथों से ग्रैब करें, क्योंकि जब आप पिक नहीं ना होते तो आपको टेंशन होती है। फिर आप जब किसी को रिप्लेस कर लेते हैं, वो भी एक जमान खान जैसे बॉलर को आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है। अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है जमान खान की, एक्सपर्टीज है डेथ ओवर्स यॉर्कर। सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जल्लाद खान के पास। चौथे नंबर पे इस लिस्ट में हमारे पास है यासिर खान। यासिर खान की बल्लेबाजी पाकिस्तान सुपर लीग में आपने देखी है, और मेरे ख्याल से यासिर खान को ना वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जो वो डिजर्व करते हैं। बहुत अच्छे बैटर हैं, रेंज जो इनके पास है, स्पेशली सामने ऑन साइड पे जिस तरह ये चार्ज करते हैं, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को तगड़ा खेलते हैं, निकल के भी मारते हैं, पेस को पसंद करते हैं, स्पिन को भी टैकल कर लेते हैं। वेरी गुड टैलेंट। और यासिर खान उस कैटेगरी का प्लेयर है कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान से खेल सकता है। सो अगर पाकिस्तान का कोई सिलेक्टर ये वीडियो देख रहा है, यासिर खान पे भाई साहब आप थोड़ी सी नजर रखें, क्योंकि ये लड़का ऐसा है कि जब ये बैटिंग कर रहा हो आप सारे काम छोड़ के इसकी बैटिंग देखते हैं। तो मुझे काफी इंतजार है यासिर की बैटिंग का। पांचवें नंबर पे शाहजी, नसीम शाह। नसीम शाह का ना पाकिस्तान सुपर लीग में एक बहुत बड़ा नाम है। ऑब्वियसली इनकी जब वो ट्रेडिंग हुई थी, जब ये इस्लामाबाद में गए थे, तो मेरा ख्याल है फुटबॉल में मेसी की हाइप बनी थी जब उसने क्लब चेंज किया था। अब मैं फुटबॉल नहीं देखता, लेकिन
पेरिस वाले क्लब में गया था ना, अब फुटबॉल वाले कह रहे होंगे यार यार इसको इतना नहीं पता, तो नहीं पता ना, मैं नहीं देखता यार फुटबॉल। तो फुटबॉल में मेसी की हाइप बनी थी, और पीएसएल में नसीम शाह ने जब टीम चेंज की थी बहुत हाइप बनी थी यार। तो नसीम शाह ऑब्वियसली हमने इनको T20 वर्ल्ड कप की आखिरी गेम में देखा आकिब जावेद के अकॉर्डिंग, कि एक ही तो गेम आ रहे थे, तो उसमें ही बोल रियली वेल, और इसके स्किल के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। डेजर्ट वाइपर्स में ही बोल्ड रियली रियली वेल। सो मुझे नसीम शाह को बड़ा क्लोजली देखना है इस पीएसएल में, क्योंकि आगे आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, उससे पहले आपके फास्ट बॉलर, अब आप जितना भी भाग लें, पाकिस्तान ने ना नसीम, हारिस, शहीन, इनके इर्द गिर्द ही घूमना है। एंड आई होप अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर को ये वनडे में कैरी करें। सो नसीम कहीं ना कहीं आपकी वनडे की टीम में होगा, और शायद होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए नसीम को ना अब मैचेस जितवाने हैं। यानी मुझे याद करवाओ, नसीम शाह ने विद द बॉल पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए हुए हैं अपने बलबूते पे। यार मुझे ये याद करवाओ कि शहीन हो जाए, नसीम हो जाए, हारिस राउफ हो जाए, इन्होंने अपने बलबूते पे क्या किसी दूसरी ऑपोजिशन को आउट किया कोई 90 पे, 80 पे, 100 पे? बाकी टीमें भी तो करती है ना। किसी दिन सिराज ने पंजा लगा दिया, किसी दिन ये इनका मैकॉन्की आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में, उसने जबरदस्त बॉलिंग कर दी। तो हमारा बॉलर कोई फास्ट बॉलर स्पेशली कुछ करता ही नहीं है। तो नसीम शाह, आई वुड रियली लव टू सी यू कि आप अपनी टीम पिंडीज को मैचेस जितवाएं अपने बलबूते पे, और वो कॉन्फिडेंस आप फिर लेके जाएं आगे पाकिस्तान टीम में। उसके बाद बांग्लादेश के लेग स्पिनर रिशाद हुसैन, वेरी हैंडी पिक। रिशाद हुसैन देखने में आपको एक बड़ा सॉफ्ट बंदा लगता है, लेकिन एक अग्रेसिव लेग स्पिनर है, और जो इसका एक्शन है इतना आसान नहीं है समझने के लिए। बिग बैश का तजर्बा भी है, पाकिस्तान सुपर लीग में ऑब्वियसली आएंगे इस दफा दोबारा, तो भाई इंजॉय करेंगे जिस तरह के विकेट यहां पे इनको मिलेगी, क्योंकि यूज्ड पिचेस होंगे। देखो, अब मैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा, अभी ये तय नहीं किया गया कि कजाफी स्टेडियम में कितनी पिचेस रेडी की जाएंगी खेलने के लिए। वैसे तो 7-8 पिचें होती हैं स्क्वायर के ऊपर, लेकिन जो साइडों वाली पिचें होती हैं वो इस्तेमाल नहीं होती, तो दरमियान में 3 या 4 विकेटें रखी जाती हैं, और उसमें से एक आधी फाइनल के लिए रिजर्व रखी जाती है जिसको नहीं छेड़ा जाता। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है। मैं आपको शायद कल वाली वीडियो में कोशिश करूंगा, कल तक अगर मुझे पता लग गया कि ये कितनी पिचेस यूज करेंगे, लेकिन यूज्ड पिचेस तो होंगी भाई। यानी एक पिच के ऊपर 5-5, 6-6, 7-7 मैच होंगे, और जितनी यूज्ड पिचेस होंगी उतना ही स्पिनर्स का रोल मजे का होता जाएगा। और गर्मी लाहौर में दोबारा शुरू हो गई है, ईद से 2 दिन पहले बड़ी जबरदस्त हवा चलनी शुरू हो गई थी, और अब दोबारा गर्मी हो गई है, धूप लगेगी, आपके क्रैक्स थोड़े खुलेंगे। सो स्पिनर्स ने एंजॉय करना है। आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे कि ये जो रावलपिंडी में, एक तो खैर चलो तब मौसम बड़ा खराब था, ठंड बहुत ज्यादा थी, धूप नहीं लगती थी, रावलपिंडी में बॉल ने बहुत बैठना शुरू कर दिया था वो ट्राई नेशन सीरीज वाले टाइम में। आई होप कि बॉल बैठे ना, क्योंकि जब बॉल बैठता है ना तो बैलेंस नहीं होता बॉलर और बैटर के दरमियान, वो अनफेयर हो जाता है बैटर के लिए, बॉल ही बैठ जाती है यार। अच्छा, उसके बाद डेरिल मिचेल, न्यूजीलैंड के क्या कमाल क्रिकेटर हैं, और न्यूजीलैंड की इस टीम में ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। फील्डिंग आप इनकी देख लें, बैटिंग आप इनकी देख लें, बॉलिंग भी आप इनसे करवा सकते हैं। ही इज ए गन फील्डर, और ये T20 में काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेरिल मिचेल को आई होप कि ये बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग ना करवाएं जैसे न्यूजीलैंड करवा रही थी। ये ज्यादा से ज्यादा ना चौथे नंबर का प्लेयर है, उससे नीचे मुझे लगता है आप इसको यूटिलाइज नहीं उस तरह कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से रावलपिंडी के स्क्वाड में अगर मैं 2-3 अपने सबसे अच्छी पिक्स निकालूं तो उसमें डेरिल मिचेल लाजमी होंगे। वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, आईपीएल का एक्सपीरियंस है, ये मंजा हुआ बैटर है यार, ये मंजा हुआ बैटर है, और इसके होने से फायदा ही पहुंचना है रावलपिंडीज को। सो वेरी गुड पिक डेरिल मिचेल। उसके बाद मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर पीएसएल की जिस टीम में होंगे, लाखों नहीं एक करोड़ों लोग उस टीम के साथ जुड़ जाएंगे। और रावलपिंडी के ऑनर का एक क्लिप मेरे सामने आया जहां वो कह रहे थे कि एक बंदा जो हमने पिक करना ही करना था वो मोहम्मद आमिर हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक पिंडी बॉय हैं,
और अग्रेसिव बॉलर हैं। आज भी मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के किसी भी बैटर को कह के आउट कर सकता है, और अब वो आपकी टीम का मेन बॉलर नहीं है। मतलब आमिर अब पाकिस्तान से नहीं खेलते और वो आपके करंट बैटर्स को तंग करते हैं। तो स्किल मोहम्मद आमिर का किस लेवल पे है उसका अंदाजा आपको होना चाहिए। मतलब वो कुछ लोग, अक्सर मैं लाइव बैठता हूं ना, तो वो पूछते हैं कि शहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर। भाई साहब, आप ना शायद कोविड के बाद आपने क्रिकेट देखना शुरू की है। मोहम्मद आमिर किस बला का नाम था आपको अंदाजा नहीं है। मोहम्मद आमिर ने पॉन्टिंग वगैरह को तंग किया हुआ है, वो बड़ा बॉलर है भाई। मोहम्मद आमिर जिस कैटेगरी का बॉलर था और है, किसी भी दिन शहीन शाह अफरीदी उनसे बेहतर नहीं था। इसमें मैं शहीन का 2019 का वर्ल्ड कप भी शामिल कर रहा हूं। मैं शहीन का स्पेल इंडिया के अगेंस्ट 2021 वाला वो भी शामिल कर रहा हूं। किसी भी दिन शहीन शाह अफरीदी मोहम्मद आमिर से बेहतर बॉलर नहीं था। शहीन अच्छा बॉलर था, अनफॉर्चुनेटली था का वर्ड यूज करना पड़ा फॉर ऑब्वियस रीजंस, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कल जब लाहौर की बात करेंगे तो करूंगा कप्तान पे बात में। सो मोहम्मद आमिर हर दिन हर लम्हा शहीन से बेहतर बॉलर था और है अभी भी। तो मोहम्मद आमिर जिस टीम में होंगे भाई उसको बहुत फायदा होना है। एंड मोहम्मद आमिर क्या सारे मैच खेल पाएंगे? अभी आई डोंट नो कि इनकी बॉडी की क्या कंडीशन है, बिकॉज जब मैं कराची किंग्स के साथ था इनकी बॉडी कोई ठीक हालत में नहीं थी, और अब तो उस चीज को 3-3.5 साल गुजर गए हैं। मतलब हर मैच के बाद आमिर को ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी। आमिर ने अपना एक पर्सनल फिजियो भी रखा हुआ है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। दुनिया में 2-3 क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपना पर्सनल फिजियो साथ रखा होता है अपने खर्चे पे। मतलब अगर मोहम्मद आमिर वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, मोहम्मद आमिर अगर इंग्लैंड जा रहे हैं, तो वो अपने फिजियो को साथ लेके जाते हैं अपनी जेब से पैसे लगा के। मतलब ये बड़ी खतरनाक बात है। आप फिजियो के बगैर अगर नहीं चल सकते ना, तो समझ लें कि आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है। उस पीएसएल में आई रिमेंबर मोहम्मद आमिर को तकरीबन हर रोज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती थी। उनके फिजियो उनको अगली गेम के लिए रेडी करते थे, क्योंकि जो टीम फिजियो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। उसने भाई 15-16 या 20-21 प्लेयर्स को ट्रीट करना होता है। और एक आधा मेरे जैसा बंदा भी होता है स्पोर्ट्स स्टाफ में जो कहता है यार मेरे पटाखे निकाल दे। वो हमारे कराची किंग्स के फिजियो थे ना, उनको मैं कहता था यार कमर के पटाखे निकाल दे। वो कहता था यार इतने ज्यादा प्लेयर है ऊपर से भट्टी साहब आप कहते हैं मेरी कमर के पटाखे निकाल दे। मैं कहता था यार जिस तरह के पटाखे तू निकालता ना मजा आ जाता है। वो हम लोग कमर के ऊपर पटाखे निकलवाते हैं ना, पाँव रखता है कोई, यार वो फिजियो ऐसे उंगलियों के साथ कमर के पटाखे निकालता था, वैसा मजा दोबारा नहीं आया कभी। तो हमारे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो फिजियोज का टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन किसी भी प्लेयर ने अगर अपना पर्सनल फिजियो रखा हुआ है ना, तो ये भाई अच्छी खबर नहीं है, ये खतरनाक खबर है। सो मुझे नहीं पता कि मोहम्मद आमिर की अभी बॉडी की कंडीशन क्या है, बल्कि मैं करूंगा पता एक दो लोगों से कि मोहम्मद आमिर की कंडीशन क्या है। लेट्स सी कि सारे मैच खेल पाते हैं कि नहीं। उसके बाद अब्दुल्ला फजल, भाई साहब अब्दुल्ला फजल को ये प्लेइंग 11 में अगर डालेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का ओपनिंग बैटर है। T20 में 8 मैच है टोटल, 420 रन हैं, 140 की एवरेज है। वो नेशनल T20 का बहुत ही तगड़ा खेल है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एवरेज है, उस पर अभी मैं आता हूं। और 157 का स्ट्राइक रेट है। भाई साहब नेशनल T20 में जो हाईएस्ट छक्के हैं ना, वो जनरेशनल टैलेंट हसन नवाज ने मारे थे, जो अब हमें गंदा लगता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा छक्के अब्दुल्ला फजल के हैं 12। मतलब कामरान गुलाम के भी 13 हैं, अब्दुल्ला शफीक के भी 13 हैं। सो 13-13 3 प्लेयर्स के हैं, और एक हमारा बल्लेबाज ऐसा है जिसके 12 छक्के हैं, और वो अब्दुल्ला फजल है। उसके बाद नीचे आपको कोई 12 छक्कों वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। सो 167 का स्ट्राइक रेट था अब्दुल्ला फजल का, 189 की एवरेज, 4 मैचों में 189 रन इन नेशनल T20 कप इन पिशावर। सो इन फॉर्म बेटर है, मेरे ख्याल से फायदा ही फायदा होना है। मुल्तान सुल्तान्स कह रहा हूं, इनका पुराना नाम था। पिंडीज को बहुत कंफ्यूजन, एने इन्होंने नाम चेंज किते ने आपस च कि वेबसाइट भी कंफ्यूज ही नहीं है। वो कुछ वेबसाइटों में मैं देख रहा हूं डेटा पड़ा हुआ है पिछली टीम का और नाम अगली टीम का है, बहुत कंफ्यूजन है भाई। हो जाएगा इस सीजन के बाद ठीक। अच्छा,
सो मजा आएगा अब्दुल्ला फजल को देखने का। उसके बाद अम्माद बट, ये हमारा फेलियर है एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अम्माद बट को हम पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा देखते थे अंडर 19 डेज से, और वो पाकिस्तान से उस तरह से उसको मौका नहीं दिया गया जो वो डिजर्व करता था। और ये रिवाज आज तक कायम है। अंडर 19 में कुछ लड़के हाईलाइट होते हैं, हमें बताया जाता है कि ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन फिर वो फारग हो जाते हैं। आप देख लो, रुहेल नजीर ने अभी तक पाकिस्तान से डेब्यू नहीं किया। कितनी अफसोस की बात है। आप कासिम अकरम, मुझे याद है आईसीसी ने आर्टिकल लिखा था कि ये फ्यूचर का बहुत बड़ा कप्तान है। कासिम अकरम ने आज तक पाकिस्तान से डेब्यू नहीं किया। मैं आपको एक हिंट देता हूं कासिम अकरम के बारे में। अब अगेन ये मुझे नहीं पता ये कासिम अकरम को बात पता होगी कि नहीं। 3-4 साल पहले एक फ्रेंचाइज कासिम अकरम को कप्तान बनाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं बनाया। मतलब वो उस लेवल का क्रिकेटर था, लेकिन फिर उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट ने भी उस तरह से मौका नहीं दिया। तो पता नहीं यार, कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लीग है, प्राइवेट लोग हैं, उनकी मर्जी, वो जिसको मर्जी पिक करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जानी है ना। तो कुछ क्रिकेटर्स आपके 5-6 ऐसे होने चाहिए जिसमें पीसीबी नीड्स टू मेक श्योर कि ये लड़के पिक भी हों और ये प्लेइंग 11 में भी हों। मतलब कोई सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए ना यार। मतलब कासिम अकरम जैसे लड़के, रुहेल नजीर जैसे लड़के, मेहरान मुमताज, ऑब्वियसली बात करूंगा मैं उन पे, ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान से खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको पिक भी करवाएं और आप मेक श्योर भी करें। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड पे जब मैं आऊंगा, शादाब खान खेल रहा है। अब शादाब खान मेहरान मुमताज को कहां पे चांस देगा, और कितना को चांस देगा यार। तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगी। लेट्स सी, देखते हैं जब उस पर बात करेंगे। सो अमाद भट्ट का पाकिस्तान से ना खेलना, लंबा और पक्के मौके ना मिलना, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। और आज भी देख लो ना, हम जब फहीम टीम में होता है तो आमिर जमाल रेस में भी नहीं होता, और जब आमिर जमाल टीम में होता है तो फहीम रेस में नहीं होता। जब आमिर जमाल टीम में आया था, जब उसने ऑस्ट्रेलिया में वो परफॉर्म किया था, मैंने तब वीडियो की थी, पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ी होगी, आमिर जमाल वर्सेस फहीम अशरफ, कि यार अगर आमिर जमाल टीम में आ गया ना तो राना को ना भूलो, उसको बैकअप लगाओ, पीछे लगाओ। हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर खड़ा होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, जब बाबर आजम टीम से ड्रॉप हुआ था, आप कामरान गुलाम को लाए। कामी ने 100 किया वनडे में और टेस्ट में, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आपको कामरान गुलाम को बाबर आजम के पीछे खड़ा करना था कि बाबर हल्का सा फ्लॉप होता, दोबारा कामी टीम में आ जाता, ताकि बाबर के ऊपर प्रेशर बनता। जब तक आप प्लेयर को ये फीलिंग नहीं देंगे ना, भाई साहब, यहां पे ना प्लेयर फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को। तो जब तक आप प्लेयर को ये फीलिंग नहीं देंगे ना कि भाई आपकी जगह कोई कंफर्म नहीं है, तब तक वो टेंशन नहीं लेगा, और टेंशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगले जो प्लेयर है फॉरेस्टर, इन्होंने डेब्यू किया है अभी न्यूजीलैंड की तरफ से, और कोई अच्छा डेब्यू नहीं किया। एक मैच में 16 रन किए हैं, एक मैच में 10 रन किए हैं, एक मैच में 17 रन किए हैं, एक मैच में 19 रन किए हैं, और सारी बारियां ही बहुत गंदी हैं। 14 बॉलों पे 19, 15 बॉलों पे 17, 10 बॉलों पे 10 और 25 बॉलों पे 16। अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है ना, उसमें इन्होंने डेब्यू किया है। तो डेब्यू इन्होंने अच्छा नहीं किया, जिससे मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, टेंशन हो रही है मुझे। साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में रन आते हैं यार, छोटी ग्राउंड भी होती हैं, हमने देखी पाकिस्तान की सीरीज में दोबारा। सो ओवरऑल अगर इनके मैं T20 रिकॉर्ड की बात करूं, इन्होंने 19 मैचों में, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक हो गया, ये आप समझ लो। अच्छा, 29 मैचों में भाई के T20 में 528 रन हैं, 33 की एवरेज है, और 134 का स्ट्राइक रेट है। मतलब T20 का ओवरऑल कोई बहुत तगड़ा ये रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आपका फिर सवाल होना चाहिए कि फॉरेस्टर भाई को पिक क्यों किया गया है। इनको बेसिकली पिक किया गया है SA20 लीग की बेस के ऊपर, जहां ये जो बर्ग की टीम से खेलते हैं, जो बर्ग सुपर किंग्स, जो चेन्नई सुपर किंग्स वालों की टीम है, उसमें इन्होंने बड़ा तगड़ा सीजन खेला था। उस लीग में SA20 में इन्होंने 2025-26 सीजन में 11 मैच खेले, और उसमें इन्होंने 58 की एवरेज से और 165 के स्ट्राइक रेट से 175 रन बनाए। यानी
ऐसे 20 लीग में 175 रन बनाए, 58 की एवरेज और 165 का स्ट्राइक रेट। ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड अच्छा है, तो इस रिकॉर्ड को देख के इनको पिक किया गया। लेकिन T20 का अभी तक इनका स्टार्ट बहुत ही फर्क गया है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की जो आपकी सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड में, उसमें 4 मैचों में इन्होंने 20 की एवरेज और 96 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही माठी शुरुआत की है। तो आई होप के ये इस तरह की फॉर्म के साथ अगर पाकिस्तान सुपर लीग में आए तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगी रावलपिंडीज को। अगले प्लेयर हैं लॉरी इवंस, और बहुत ही तजर्बाकार प्लेयर हैं इंग्लैंड के। दुनिया भर की लीग्स, फ्रेंचाइज क्रिकेट, हर दिन ये बंदा कहीं ना कहीं पे बिजी होता है। आप रिकॉर्ड देखो ना भाई, राइट हैंड बैटर हैं, रिकॉर्ड देखो 351 मैचेस, 350 T20 के मैच हैं लॉरी इवंस के। और आप सबने इसका नाम सुना होगा क्योंकि हालांकि डेब्यू नहीं किया इंटरनेशनल, लेकिन बदमाश प्लेयर है T20 का भाई, मशहूर है। 350 मैचेस, 7400 रन, बेस्ट है भाई का 118 नॉट आउट, 300 किए हुए हैं, 139 का स्ट्राइक रेट है और तकरीबन 30 की एवरेज है। मतलब कोई भी T20 की टीम, इतना तजर्बाकार खिलाड़ी, 38 साल भाई की उम्र है। तो मेरे ख्याल है कि इसके तजर्बे से आपने जितना फायदा उठाना है ना, आप उठा लें, क्योंकि ये आपको फायदा ही पहुंचाएगा। और लेट्स सी कि अपने एक्सपीरियंस को कितना ये अप्लाई करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। उसके बाद आसिफ आफरीदी हैं। आसिफ आफरीदी पाकिस्तान से खेल चुके हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर और अच्छे बॉलर हैं, कोई मुझे डाउट नहीं है। जो मैंने थोड़ी सी सख्ती आसिफ भाई पे की होगी कभी टेस्ट मैच खेलने के बाद, वो सिर्फ ये होगी, और शायद वो यही थी, कि यू हैव बॉलर्स लाइक मेहरान मुमताज, और आप ऐसे बंदों को डेब्यू क्यों कराएंगे? मतलब यू ऑलरेडी हैव नुमान अली भाई इन योर टीम, नाउ यू आर एडिंग आसिफ आफरीदी। हमने क्या करना है 38 प्लस बंदों को डेब्यू करा के पाकिस्तान से, जब आपके पास मेहरान मुमताज जैसे लड़के मौजूद हैं यार, इन पे इन्वेस्ट करना है। मुझे याद है नुमान अली को ये लेके गए थे ऑस्ट्रेलिया, उनको अपेंडिक्स का उनका ऑपरेट आ गया था और वो टोटल टूर वेस्ट हो गया, वो खेल नहीं सके। काश आपने मेहरान मुमताज को भेजा होता, एटलीस्ट वो बच्चा तजर्बा लेके आता ऑस्ट्रेलिया का। खैर वो डार्विन मेरे ख्याल उसके बाद गया था, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ जाना एक सेपरेट चीज है। उसके बाद रावल, और ये अच्छी बॉलिंग करेंगे, आसिफ अफरीदी अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छे बॉलर हैं। लेकिन हमने जब पाकिस्तान टीम की बात करनी है तो पाकिस्तान टीम के लिए जो बेहतर है लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर को देखते हुए, मैं उसकी बात करता हूं। अच्छा, अगले प्लेयर है हमारे कामरान गुलाम, और कामरान गुलाम का जब नाम आता है ना, तो भाई दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कामरान गुलाम के साथ हमने इतनी ज्यादती हुई देखी है, इतनी ज्यादती देखी है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। कामरान गुलाम वॉज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान, कामरान गुलाम इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती की है कामरान गुलाम के साथ। डोमेस्टिक के वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, आप उसको पाकिस्तान खिला रहे हो, वो वनडे में भी 100 करता है, टेस्ट में भी 100 करता है, आप उसको नीचे फेंकते हो, नीचे भी आके वो 60-70 तेज कर देता है। साउथ अफ्रीका में अच्छा खेलता है, अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, किस चीज का इंतजार है यार? कामरान गुलाम अगर आपकी टीम में नहीं है ना, तो आप एज ए कंट्री नुकसान में है। क्योंकि हमें तो देखो एज ए टीम हमारा डाउनफॉल है, हम नीचे जा रहे हैं, तो हमें तो ऐसे करेक्टर चाहिए जो टीम को उठाएंगे। और अगर कामरान गुलाम जैसा बंदा टीम में नहीं है, तो ये कामरान गुलाम का नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है। अगले प्लेयर हैं इस लिस्ट में फवाद अली। फवाद अली ऑब्वियसली बॉलर हैं, आपने इनको कराची किंग्स की तरफ से भी देखा, कोई बहुत ज्यादा इनका अच्छा सीजन नहीं गया था, 5 मैचों में 2 विकेटें। लेकिन लेट्स सी किस तरह की बॉलिंग करते हैं। और ओवरऑल कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज इनका नहीं है, 25 की अगर मैं इनकी PSL देखूं तो 19 रन दे के कोई विकेट नहीं, ऑल राइट, 30 रन दे के कोई विकेट नहीं, 19 रन दे के 1 विकेट, 13 रन दे के कोई विकेट नहीं, 27 रन दे के 1 विकेट, मतलब ओवरऑल 2 विकेटें हैं।
तो इतना बड़ा कोई आपका सैंपल साइज नहीं है, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, अल्लाह करे कि इनकी अच्छी ही जाए पाकिस्तान सुपर लीग। उसके बाद अगले हमारे इस लिस्ट में क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर खान। मोहम्मद आमिर खान स्वात से हैं और हमने इनको पाकिस्तान शहीन्स की टीम में देखा। बेसिकली पाकिस्तान के प्रोडक्ट हैं, पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान शहीन्स, इनको हमने सिस्टम में देखा है। और उससे पहले आपने इनको पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा हुआ है। हमारे आमिर खान साहब भी बॉलर हैं और अगर इनका मैं रिकॉर्ड देखूं तो 25 मैचों में 29 विकेटें हैं। यानी ये वो बच्चे हैं जिनको पोटेंशियल के ऊपर पिक किया गया कि यार ये कर सकते हैं। सो मजा आएगा इनको भी देखने का, बट लेट्स सी कॉम्बिनेशन में कितना फिट इन हो पाते हैं। उसके बाद अगले इस लिस्ट में हमारे प्लेयर हैं शाहजेब खान। शाहजेब खान साहब मानसेरा से हैं, अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं ऑब्वियसली। और इनके T20 की अगर मैं बात करूं तो 15 मैचों में इनकी 28 की एवरेज है, 130 का इनका स्ट्राइक रेट है। और अगर मैं इनकी फर्स्ट क्लास की एवरेज देखूं तो वो 34 की है। सो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है और पोटेंशियल की बेस पे ही इनको पिक किया गया है। उसके बाद नीचे साद मसूद हैं। ये साद मसूद साहब टाइम से बहुत पहले रावलपिंडीज की तरफ से तो खेलेंगे, अभी अभी खेल लें, लेकिन पाकिस्तान में टाइम से बहुत पहले डेब्यू कर गए हैं। अब देखो ना, वो लड़का था शामिल हुसैन जो कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर था, एवं लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। ये टाइम से पहले डेब्यू करके ना बाद में अपने आप को कोसते होंगे, यार मैं क्यों मान गया यार डेब्यू के लिए, मैं ही मना कर देता। आप कच्चे फल तोड़ते हैं भाई, कच्चे फल तोड़ते हैं आप। और जब आप कच्चे फल तोड़ेंगे तो वो फिर इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं होगा। अब साद मसूद पे हमने इतनी बात की है, अब लेट्स सी PSL में इनको पिंडल्स कितना बैक करती है और किस तरह की परफॉर्मेंस ये लेके आते हैं। ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन जो मेन रोल है लेग स्पिन का उसमें बहुत ही माठी बॉलिंग की थी इसने। और पका नहीं है ना अभी बेसिकली। अब कुछ लोग कह सकते थे कि इंटरनेशनल डेब्यू का प्रेशर होता है, लेकिन पका नहीं हुआ भाई साहब, सीधी सी बात है। नीचे मैकोंची भाई हैं न्यूजीलैंड के, और T20 वर्ल्ड कप में यार ये कितना तगड़ा प्लेयर है यार। इसने रिप्लेस किया था माइकल ब्रेसवेल को, जो आ भी गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। और मेरा ख्याल है ब्रेसवेल की जगह इसको पहली पिक कर लेते तो ज्यादा मजा आता है इनको। तो ब्रेसवेल आई थिंक बड़े खुश होंगे कि न्यूजीलैंड को एक अच्छा क्रिकेटर मिल गया है, लेकिन वही मैचअप के चक्कर में उन्होंने इसको यूटिलाइज नहीं किया। बट रावलपिंडी की टीम में जो 2-3 अच्छी पिक्स की मैं बात कर रहा था, उनमें डेफिनेटली मैकोंची एक हैं। मैकोंकी कह लें, मैकोंची कह लें, दोनों तरीकों से भाई की प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन वेरी हैंडी ऑलराउंडर। हमने इनको T20 वर्ल्ड कप में नीचे सेंटनर के साथ पार्टनरशिप लगाते हुए देखा। विद द बॉल ही इज एक्सेप्शनल, ही कैन बॉल विद द न्यू बॉल। और अगर आप इनको मिडल में लाते हैं तो विकेट टू विकेट जो बॉल करने का इनको तजर्बा है, मेरा ख्याल है पिंडीज बहुत बहुत इनको यूटिलाइज करेगी। अगली टीम पे आ जाते हैं जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। कप्तान है इनके शादाब खान। शादाब खान भाई, आप जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लो, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच आएगा ना, तो आई एम नॉट श्योर कि आप कितनी अच्छी बॉलिंग करेंगे या कितनी अच्छी बैटिंग करेंगे। मेरे लिए आप एक लेग स्पिनर हैं हु कैन बैट एज वेल, और आप करते हैं अच्छी बैटिंग, लेकिन आपकी अच्छी बैटिंग मुझे नहीं चाहिए अगर आप अपने 4 ओवर में एक इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कल्चर है, जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने प्लेयर्स का ख्याल रखती है, बहुत कंफर्टेबल है शादाब खान इनके साथ, और इनकी ही प्रोडक्ट है। मतलब पाकिस्तान को अगर शादाब खान मिला है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ही आया है भाई, वो इनका अपना बच्चा है। जैसे हारिस राउफ आए हैं ना लाहौर कलंदर्स की बदौलत, वैसे शादाब खान आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बदौलत। तो शादाब की PSL विद द बैट बहुत अच्छी जाएगी, विद द बॉल हमें देखना है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया ना कि रिशाद हुसैन यहां पे अच्छी बॉलिंग करेगा क्योंकि यूज्ड पिचें हैं। अब उन पिचों पे आई होप के शादाब भी अच्छी बॉलिंग कर ले यार। अगर शादाब अच्छी बॉलिंग करेगा हमें मजा आएगा, लेकिन अगर शादाब को विद द बॉल मार पड़ी तो मुझे बड़ा अफसोस होगा।
और इनकी टीम में नीचे मेहरान मुमताज है। आई होप कि उसको ये गेम्स दें, बिकॉज वो आपको ना शदाब के साथ तो खैर कोई भी स्पिनर खेल रहा हो वो अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि शदाब अब उस पाए का स्पिनर रहा नहीं है। आई होप कि उसको ये रियलाइज हो कि मैंने अपने स्पिन पे ज्यादा फोकस करना है दोबारा। मेहरान मुमताज को ये डालें अपनी टीम में, मैं कहता हूं इनको बड़ा फायदा पहुंचना। अभी आएंगे मेहरान के ऊपर। सलमान इरशाद जबरदस्त किस्म के डेथ ओवर्स करते हैं, आप इनको नया बॉल भी करवा लें, और जितना स्लिंगी इनका एक्शन है डेथ ओवर्स में, इनको अगर आपने छिक्का मार दिया तो समझ लेंगे भाई आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। सो सलमान इरशाद किसी भी टीम में हो वो सॉर्टेड होती है कि हमारे डेथ ओवर्स यार ये इसके 2 ओवर पक्के हैं। सो वेरी गुड टैलेंट। एंड्रिस गॉस ये यूएसए के प्लेयर हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जब यूएसए मैच आ रहा था इन्होंने वहां बारी भी लगाई थी, और पाकिस्तान सुपर लीग में हम इनको देखते हैं कि यहां पे आके ये अच्छी बैटिंग करते हैं, और खैर कहीं भी खेलने अच्छी बैटिंग ही करते हैं। तजर्बा बहुत ज्यादा है टी20 खेलने का, और लगता नहीं है ये यूएसए का प्लेयर, ये लगता है कोई इंग्लैंड टाइप कंट्री का प्लेयर है, बिकॉज मंजा हुआ बैटर है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड इनके साथ खेलना पसंद करती है, इनको अपने साथ रखना बहुत पसंद करती है, इसीलिए इनको रिटेन भी किया गया था। तो गॉस को अगर ये छोड़ते तो मेरा ख्याल है बड़ा नुकसान होता, और कोई भी टीम इनको कितने ही पैसे में खरीदने के लिए रेडी हो जाती। उसके बाद नीचे चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे हैं। डेविन कॉनवे ऑब्वियसली क्लासिकल बैटर, डाउन द ग्राउंड प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, अगर थोड़ा आपने डाउन द ग्राउंड पावर प्ले को यूटिलाइज करना है तो वो ये कर सकते हैं, अगर प्रेशर है तो उसको भी अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। ओवरऑल काफी हैंडी पिक हैं, बट क्या हर मैच में इनके कॉम्बिनेशन में फिट इन हो पाएंगे ये हमें सिर्फ देखना होगा। लेकिन आई थिंक दे विल स्टार्ट विद कॉनवे, उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनता है वो बाद में देखेंगे। 5वें नंबर पे पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की मान, पाकिस्तान की शान, फहीम अशरफ, राणा जी। राणा जी राणा जी ने जब से पाकिस्तान से ये वाला कमबैक किया, उनका 2.0 वर्जन हमने देखा है। हमने पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचों में बहुत ज्यादा बात की है फहीम की कि कभी बैटिंग नहीं करते, कभी बॉलिंग नहीं करते, लेकिन वो चीज आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है, इनको प्लान दिया जाता है, और यूनाइटेड को इन्होंने मैचेस भी जितवाए हुए हैं, बिकॉज ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना स्पोर्टिव है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। पाकिस्तान टीम की कुछ अच्छी कल्चर वाली टीमों में से एक है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और एक दो टॉक्सिक भी हैं जिनका मैं नहीं बता सकता आपको, बट यूनाइटेड अपने प्लेयर्स को बहुत तगड़ा करती है। वो एक फनी क्लिप भी सामने से गुजरा था जिसमें राणा बता रहा था कि रात को इस्लामाबाद की यूनाइटेड मेरे साथ बैठी होती है और मुझे कह रही होती है कि राणा तू ही है बस। तो ये जो पंजाबी लोग हैं ना वो इस स्लैंग को समझेंगे कि तू ही है बस, इसका मतलब है कि भाई जो करना है वो तू नहीं करना, और तू कर सकता है बिकॉज तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो प्लेयर को उठाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। आई थिंक फहीम अशरफ की इंशाल्लाह अच्छी पीएसएल जाएगी, और पाकिस्तान ने इनको कैरी करना है 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, बिकॉज साउथ अफ्रीका में फहीम अशरफ आपको अच्छी स्पेशली बॉल करके देंगे, जो बाउंस इनको वहां पे मिलेगा। सो राणा का फॉर्म में रहना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है। मेहरान मुमताज भाई साहब इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। इवन ये 2-2.5 साल पहले भी पाकिस्तान से खेलने के लिए रेडी था। अब अगेन जो बात मैंने अभी पिंडिस की करते हुए कहा था कि हमारा नुकसान इस टाइम ये है कि हमें प्लेयर्स चाहिए जीतने के लिए। इस टाइम प्लेयर्स लाइक मेहरान मुमताज, प्लेयर्स लाइक कामरान गुलाम, इनको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इनकी, क्योंकि हम उन्हीं 4-5 प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप मेहरान मुमताज को प्लीज खिलाएं सारे मैच, ये आपको दिखेगा अलहदा। और पाकिस्तान सुपर लीग में ऑब्वियसली मैं लाइव बैठा हूंगा, मैं आपको ये साबित करूंगा कि ये कितना मंजा हुआ स्पिनर है, एंड ही कैन बैट एज वेल, ही डज, लंबे लंबे छिक्के लगा लेता है। आपने साद मसूद जैसे बंदे को डेब्यू करा दिया जो कि भी रेडी प्रोडक्ट नहीं है यार, कितनी ज्यादती है ये मेहरान मुमताज जैसे बल्लेबाजों के साथ। आई होप कि मेहरान को शदाब सारे मैच खिलाए और उसको फ्रंट लाइन स्पिनर बना के इस्तेमाल करे। अगले प्लेयर हैं इस लिस्ट में मैक्स ब्रेनेट। ये भाई ऑस्ट्रेलिया में आप इनको ब्रिस्बेन हीट की टीम में ऑब्वियसली आपने इनको देखा हुआ है,
ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर प्रोडक्ट हैं अंडर 19 की, और एक अच्छा सैंपल साइज मौजूद है, अच्छा तजर्बा इनका मौजूद है। मैं इनको बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कह सकता बिकॉज इन्होंने कभी T20 में बॉलिंग की नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट क्लास में 4 विकेटें हैं इनकी, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो कोई बॉलर अल्लाह ना करे इंजर्ड हो जाए तो किसी को 2 बॉलें करवानी है तो आप इसको करा दें, बट ये है बैटर ही, ठीक है। अच्छा, 86 मैचों में 1700 रन है भाई के, 1788, 141 का स्ट्राइक रेट है। सो अच्छा स्ट्राइक रेट है, ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के प्लेयर हैं। और बिग बैश में ऑब्वियसली इनके, अगर मैं सीजन की बात करूं तो बिग बैश के मंजे हुए प्लेयर हैं, मतलब सारी जिंदगी बिग बैश से खेले हैं भाई साहब। बिग बैश में इनका 141 का स्ट्राइक रेट है ऑस्ट्रेलियन पिचों के ऊपर। और आपने इनको ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जल्मी की तरफ से भी देखा है, वहां पे इन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 49 रन बनाए थे और 16 की एवरेज थी। तो इतना ज्यादा तब जल्मी को इनसे फायदा नहीं हुआ था, लेकिन इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लगता है कि इनके अंदर से वो चीज निकलवाएगी जो इनको चाहिए। उसके बाद 8वें नंबर पे मार्क चैपमैन मौजूद हैं, जो कि डैरिल मिचेल के साथ ही लैंड हुए हैं, ऑब्वियसली इकट्ठे आए हैं न्यूजीलैंड से। मार्क चैपमैन ने जितना पाकिस्तान के अगेंस्ट भाई साहब डोमिनेट किया हुआ है ना, ये तो पाकिस्तान की पिचों पे ऐसे मारता है जैसे ये यहीं पे पैदा हुआ है। ये बहुत मारता है पाकिस्तान की पिचों पे, और T20 वर्ल्ड कप में उस तरह से हमें इसने नहीं दिखाया अपना, लेकिन भाई मार्क चैपमैन अगर डाउन द ऑर्डर है तो आपको हौसला होता है कि ये जिता देगा हमें मैच। ये उस टाइप का प्लेयर है। वो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनका आपको थोड़ा सा सुकून होता है कि यार ये कर लेगा, वो मार्क चैपमैन है, ये कर सकता है, वो मार्क चैपमैन है। और कौन वाकिफ नहीं है मार्क चैपमैन से? मेरे ख्याल से बहुत ही लकी हैं यूनाइटेड कि उनको मार्क चैपमैन मिल गया, बिकॉज ये किसी भी टीम में जा सकते थे और हर टीम इनको लेना चाहती है। सो मार्क चैपमैन को भी देखने का ऑब्वियसली बड़ा मजा आएगा। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, जैसा मैंने मेंशन किया, मैचेस खेले भी हुए हैं और मैचेस जितवाए भी हुए हैं अपने बलबूते पे। राउफ इनके सामने आ गए ना तो इनका पुराना एक मैचअप है और वो मैचअप मार्क चैपमैन ही जीतता है। उसके बाद अगले प्लेयर हैं निसार अहमद। निसार अहमद 30 साल के हैं, राइट हैंड बैटर हैं और बॉलिंग भी ऑब्वियसली करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। सो T20 में भाई का जो रिकॉर्ड है 126 का स्ट्राइक रेट है 31 मैचों में, और बॉलिंग ऑब्वियसली इनका प्राइमरी रोल है। 31 मैचों में भाई की 48 विकेटें हैं और लाहौर से ही इनका ताल्लुक है, 30 साल इनकी उम्र है। अगेन क्लियरली नजर आ रहा है कि पोटेंशियल के ऊपर इनको पिक किया गया है। और आगे चलते हैं, अगले प्लेयर हैं हमारी इस लिस्ट में मीर हमजा सजाद। ये वही मीर हमजा सजाद है जो जिम्बाब्वे भी गया था। ये वही मीर हमजा सजाद है जो जिम्बाब्वे भी गया था। वो जो पाकिस्तानी प्लेयर आजकल जिम्बाब्वे जाकर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ये उन्हीं प्लेयर्स में से एक हैं। सो बॉलर हैं मीर हमजा सजाद। इनके बारे में मैंने तब पढ़ा था, इन्होंने कोई 6 विकेटें भी ली थी अपने तीसरे मैच में जिम्बाब्वे के डोमेस्टिक सीजन में खेलते हुए। सो अच्छे बॉलर हैं और ऑब्वियसली इनको भी पोटेंशियल के ऊपर ही पिक किया गया। T20 में अगर मैं इनकी बात करूं तो 6 मैचों में इनकी 8 विकेटें हैं और फर्स्ट क्लास में 8 मैचों में 25 विकेटें हैं। अपॉर्चुनिटी होगी बट लेट्स सी कितना कैश इन कर पाते हैं। अगले प्लेयर हैं हमारी लिस्ट में समीन गुल। समीन गुल को पाकिस्तान सुपर लीग का तजर्बा है और पाकिस्तान सुपर लीग में समीन गुल आपको नया बॉल करते नजर आते हैं, पुराना बॉल भी कर लेते हैं। आई थिंक काफी एक्सपीरियंस्ड इनको कंसीडर किया जाना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और इनको इन कंडीशंस का बहुत अच्छी तरह पता है कि हमने किस तरह खेलना है। तो समीन गुल मेरे ख्याल से अगर इनको यूनाइटेड सारे मैच देती है तो ये इनको अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पे समीर मिन्हास मौजूद हैं। समीर मिन्हास हमने देखे पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में, लोग तो इनको फौरन पाकिस्तान टीम में लाना चाहते थे, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं लोगों के सामने कि यार बस करो यार, इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम में, ठीक है पोटेंशियल है लेकिन आपको प्लेयर को पकाना होता है। ये मसला फैंस का भी है और ये मसला क्रिकेट बोर्ड का भी है कि आप प्लेयर्स को ना कच्चा तोड़ के ही, कच्चे फल को आप खाने की कोशिश करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मीठा नहीं है। तो समीर मिन्हास को अगर ये ओपन करवाते हैं, ऊपर टॉप ऑर्डर में कॉनवे भी है,
लेट्स सी इनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। बट समीर मिन्हास अगर ओपन कर रहे हैं गॉस के साथ, तो मैं कहता हूं अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो लेट्स सी, आई होप के चांस दें, क्योंकि पाकिस्तान को ना पाकिस्तान सुपर लीग से अक्सर बॉलर मिल जाते हैं लेकिन बैटर उस तरह सामने नहीं आते। सो अगर उस तरह से चांस मिलते हैं समीर मिन्हास को, तो हमें मैच देखने का मजा आएगा और हमारी एक उम्मीद बनेगी कि पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से आपको एक बैटर दिख रहा है। हालांकि पीछे सैंपल साइज शहीन्स का मौजूद है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान सुपर लीग जो आपके प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करता है। जाना उसके बाद फिर भी फर्स्ट क्लास में चाहिए, लेकिन लाइमलाइट यहां पे आपको मिल जाती है। आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर हैं हमारी लिस्ट में इमाद वसीम। मैं इमाद वसीम के बारे में ना पता है क्या सोचता था जब इमाद ने पाकिस्तान से डेब्यू किया है, कि यार ये पाकिस्तान की तरफ से ना एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स बन के अपना करियर खत्म करेगा। लेकिन करियर तो उसका खत्म हो गया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट के करीब भी नहीं आया इमाद वसीम। पढ़ा लिखा लड़का था, खुद को कैरी करना आता था, लेकिन इमाद वसीम अनफॉर्चुनेटली उन क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने खुद को गेम से बड़ा समझ लिया था, अनफॉर्चुनेटली। और फिर आखिरी 2-3 साल जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, फिटनेस का बुरा हाल था। एक प्लेयर की फॉर्म आती जाती रहती है, लेकिन फिटनेस आपके हाथ में है, वो सिर्फ आपका कसूर है। सो इमाद वसीम को बड़ी ज्यादती की पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खिला के। खैर उस टाइम आमिर को भी नहीं आना चाहिए था, उसमें स्किल का कोई ताल्लुक नहीं है। जो प्लेयर टीवी पे बैठ के करंट प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाद में आपने उनको एज ए टीम T20 वर्ल्ड कप खिलाने भेज दिया। वहां अमेरिका में क्या माहौल था पाकिस्तान टीम का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बड़ी ज्यादती की थी पीसीबी ने उस टाइम इमाद वसीम को टीम में डाल के, क्योंकि तब बनते नहीं थे भाई वो टीम में। और आपने परफॉर्मेंस भी देखी कि कुछ हो ही नहीं रहा था उनसे। खैर आगे चलते हैं। बट पीएसएल में न्यू बॉल आपको करते नजर आएंगे इमाद वसीम, और करते रहे हैं, और बैटिंग में भी नीचे से आके फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। बट टीम के लिए ठीक है, इनके फ्रेंचाइज के लिए। अगले हैं जी हमारी लिस्ट में रिचर्ड ग्लिसन। इंग्लैंड के बॉलर हैं और बहुत ही वसी तजर्बा रखते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जो मेन प्राइमरी रोल है वो बॉलिंग का ही है। 136 T20 मैचों में भाई की 158 विकेटें हैं। 158 विकेटें एक काफी अच्छा सैंपल साइज है, 136 मैच। और इनको हमने आईपीएल में भी देखा है, आईएल T20 में भी देखा है, SA20 में भी देखा है, 100 में भी देखा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पहले खेल चुके हैं। सो इतना तजर्बा है, और इतने तजर्बाकार खिलाड़ी जो पूरी दुनिया में जाके खेलते हैं, और जब वो आपकी टीम में आ जाते हैं ना, तो फिर भाई साहब आपको उनसे फायदा ही फायदा होता है। 15वें नंबर पे हैदर अली मौजूद हैं। मेरी दुआ है कि ये सीजन हैदर अली कहीं टॉप पे फिनिश करे। भाई वी नीड हैदर अली इन आवर टीम। हैदर अली ऐसा टैलेंट नहीं है कि आप उसको जाया करें। एक तो हैदर जब नया नया हम सब ने देखा ना अंडर 19 के दिनों, डाउन द ग्राउंड प्रॉपर क्रिकेटिंग ड्राइव्स, फिर हैदर ने पता नहीं अपनी गेम में एक शिफ्ट किया और उसने स्लॉगिंग शुरू कर ली जो उसकी गेम नहीं थी। अच्छा स्लॉगिंग में लगती भी थी, लेकिन हैदर अली अच्छा नहीं लगता था स्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि उसके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मौजूद थी। पता नहीं उसकी गेम में ये शिफ्ट क्यों आया, बट स्टिल उसने अपनी गेम को काफी इंप्रूव किया। उस तरह से कराची किंग्स का इनका सीजन नहीं गया, बहुत बुरा सीजन गया था जब मैं साथ था। लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद है, हमारा प्रैक्टिस सेशन था, इमाद वसीम कप्तान था कराची किंग्स का, और मैं पास से गुजर रहा था, ये साइड पे बैठे हुए थे इमाद वसीम और हैदर अली। है तो प्राइवेट बात, लेकिन कोई गलत बात नहीं है शेयर करने में, इसमें इमाद की तारीफ ही है। इमाद वसीम हैदर के साथ बैठा हुआ था, मैं पास से गुजरा, तो इमाद ने हैदर के कंधे पे हाथ रख के कहा कि हैदर तू सारे मैचों में भी जीरो करेगा ना, तू पूरी पीएसएल खेलेगा। ये कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैदर अली की वो अच्छी पीएसएल नहीं गई थी, लेकिन टैलेंट ऐसा है हैदर अली जो भाई पाकिस्तान को चाहिए, और उसमें हैदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सीजन आपको अच्छा करके दिखाए। एक मुश्किल आई थी हैदर अली पे इंग्लैंड में, बट आई एम ग्लैड कि वो उससे क्लियर हो गए हैं, इनोसेंट थे, साबित हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो पाकिस्तान को
हैदर अली चाहिए। हैदर अली, मलिक साहब इस सीजन को कैश करें, इस सीजन को कैश करें। हमारी सपोर्ट आपके साथ है। आप पाकिस्तान से खेले हुए हैं और आप दोबारा पाकिस्तान से खेलने चाहिए हो भाई। आपके आने से हैदर अली पाकिस्तान टीम में एक स्पार्क आ जाएगा। सो प्लीज ये सीजन आपका तगड़ा होना चाहिए। 16वें नंबर पे मौजूद है मोहम्मद हसनैन। देखो मोहम्मद हसनैन, आप सारे वाकिफ हो, 150 पे बॉल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर मौजूद है ना जो 150 पे बॉल कर सकता है, वो 16-17 के स्क्वाड से बाहर नहीं हो सकता। और स्पेशली ए बॉलर लाइक हसनैन जो पाकिस्तान से खेला हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉलर 150 पे बॉल करता है और फिर वो टीम में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जो कभी पेशी हसनैन के साथ है वो दूर करो, लेकिन वो टीम में होना चाहिए। देखो आपके पास वसीम जूनियर है और साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज में हमने वसीम जूनियर को देखा, वो 147 148 पे बॉल कर रहा है, बट उससे पहले तो हमें था कि ये 140 145 कर लेता है। तो एक साइड पे वसीम जूनियर, दूसरी साइड पे मोहम्मद हसनैन, और पूरी दुनिया बात करनी शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग वापस आ गई है। और अगर हसनैन 150 पे करता है ना, तो उसके बाजू में अभी मजीद जान होगी 2-3 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाने की होती है। आप शुएब अख्तर से कोई पूछे, शुएब अख्तर की ये कोचिंग लें, आप 2-3 किलोमीटर पर आवर पेस अपना मजीद बढ़ा सकते हो, वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करके। आई होप कि हसनैन रेगुलर बात करता हो शुएब भाई से, शुएब अख्तर से, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हसनैन को शुएब अख्तर बता सकते हैं ना, वो कोई दूसरा कोच नहीं बता सकता, क्योंकि हसनैन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की कैटेगरी में आता है, कहीं ना कहीं। उसको जो शेबी ने बताना ना, वो किसी ने नहीं बताना। अच्छा, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत इंतजार है हसनैन की परफॉर्मेंस देखने का। 17वें नंबर पे मौजूद हैं नेपाल के दीपेंद्र सिंह आरी। आरी कह लें, अरी कह लें, बट दीपेंद्र सिंह के आने से पूरा नेपाल पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़ गया। मतलब जब दीपेंद्र की कोई तस्वीर आती है, कोई वीडियो आती है, तो पूरा नेपाल नीचे पहुंच जाता है। वो जैसे बिग बैश में बाबर आजम की फोटो आती है तो नीचे सारे पहुंच जाते हैं ना, आपको अलग इंगेजमेंट नजर आती है। तो ये नेपाल का बाबर आजम है, दीपेंद्र सिंह। इसकी कोई आप तस्वीर देखना, आपको इतने कमेंट, इतने लाइक्स नजर आएंगे, एंड ही इज ए डिस्ट्रक्टिव बैटर। मेरा ख्याल है बहुत स्मार्ट पिक है दीपेंद्र सिंह को पिक करना। और ये आपको पाकिस्तान सुपर लीग में मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये आपको अच्छे ही खेलते नजर आएंगे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और नेपाल के इतने ज्यादा फैंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच देखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दीपेंद्र सिंह। जैसे आप लोग देखते थे बिग बैश के मैच बाबर की वजह से, वैसे ये लोग भी देखेंगे। अगले प्लेयर है हमारे लिस्ट में मोहम्मद फाइक, वेरी टैलेंटेड टॉप ऑर्डर बैटर। और डोमेस्टिक इनकी मैंने बड़ी क्लोजली मॉनिटर की है। फर्स्ट क्लास में इनकी 30 की एवरेज है और बहुत अच्छा पोटेंशियल इनमें मौजूद है। T20 में 16 मैचों में इनकी 50 की एवरेज है और 184 का स्ट्राइक रेट है। 184 का स्ट्राइक रेट T20 में। सो मेरे ख्याल से नेशनल T20 कप में भी हमने इनको देखा, वहां इन्होंने 163 किया था, बट ही इज ए वेरी गुड टैलेंट। तो इनको भी कैश इन करनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी। अच्छा, उसके बाद इस लिस्ट में हमारे आखिरी प्लेयर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा, सारा क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर को, आकिब जावेद को। अब आकिब जावेद हैं तो खैर पाकिस्तान टीम के साथ ही, लेकिन अभी भी वो बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं उनकी लाहौर कलंदर्स के साथ। जहां पे हम आकिब जावेद को क्रिटिसाइज करते हैं, वहां पे जहां पे क्रेडिट ड्यू है हमें देना चाहिए। आकिब जावेद ने एहसान ही की है हमें सलमान मिर्जा देके। और सलमान मिर्जा को अभी पाकिस्तान ने उस तरह यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया जितना पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है। व्हाट आई लाइक अबाउट सलमान मिर्जा इज के द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, जिस तरह वो खुद को कैरी करता है, बहुत ही डिसिप्लिन बॉय है। और मैं कभी सलमान मिर्जा से नहीं मिला, मैं ये बात आपको किस तरह बता रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, बड़ा डिसिप्लिन बॉय है। आप जिस तरह वो बोलता है, जो उसकी आप सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट देख लें, वो बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेटर लगता है और वो होगा 100%। अच्छा, एक डिसिप्लिन क्रिकेटर हमारा फरहान भी है। ये मुझे कैसे पता लगा, मैं कश्मीर प्रीमियर लीग में काम कर रहा था, टीम थी हमारी एक जम्मू जानबाज, जिसमें शाहिद अफरीदी कप्तान थे, राना फहीम अशरफ भी था हमारी टीम में, फरहान हमारा उसमें ओपनर था। तो हमने ना इस्लामाबाद में सबने इकट्ठे होना था, मैं उनका डिजिटल लीड कर रहा था जम्मू जानबाज टीम का। इस्लामाबाद में हम सब ने इकट्ठे होना था
और इस्लामाबाद से सुबह मुजफ्फराबाद जाना था। तो सब ने इकट्ठे हुए सारे इस्लामाबाद। मैं सोच रहा था यार मैं टीम बस में नहीं जाऊंगा, मैं लड़के बिठा दूंगा अपनी डिजिटल टीम के, लेकिन मैं ड्राइव करना चाह रहा था खुद से, कि मैं खुद ड्राइव करके मुजफ्फराबाद जाऊंगा। बड़ा पसंद है मुझे लॉन्ग ड्राइव करना और अपनी फेवरेट पॉडकास्ट वगैरह सुनना। तो मैंने रिक्वेस्ट डाल दी कि मैं डायरेक्ट मुजफ्फराबाद ही जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद नहीं रुकना चाहता, मैं अपनी गाड़ी पे आऊंगा। वहां कुछ क्रिकेटर्स भी अपनी गाड़ी पे आए हुए थे, तो चलता है। खैर कश्मीर प्रीमियर लीग कोई पीएसएल लेवल की लीग नहीं थी, अदरवाइज पीएसएल होती तो आप अपनी गाड़ी अलहदा नहीं रख सकते, आपको टीम बस में ही ट्रेवल करना पड़ता है। सो रात को मेरा प्लान था कि मैं अपनी टीम के लड़कों को छोड़ दूंगा इस्लामाबाद, और मैं रात को मुजफ्फराबाद निकल जाऊंगा और सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहुंचाऊंगा। तो अब उन्होंने ना, मैनेजमेंट ने मेरी टीम के लिए कोई कमरा ही नहीं रखा हुआ था। उनको ये लगा कि डिजिटल टीम के लड़के भी मुजफ्फराबाद चले जाएंगे साथ ही, तो कोई कमरा अवेलेबल नहीं था। और फरहान रात को चेकआउट कर गया, पता नहीं फरहान ने पिशावर जाना था, उसका कुछ सामान रह गया था, कोई ऐसा सीन था। तो फरहान रात को पिशावर चला गया, फरहान का कमरा खाली था। तो मुझे इन्होंने कहा यार तुम अपने लड़कों को ना फरहान के कमरे में ठहरा दो, और वैसे भी 2-3 घंटे के बाद सबने निकल जाना था। तो मैंने कहा ठीक है। अब फरहान उस कमरे में रुका हुआ था 2-3 दिन से। जब मैंने फरहान का रूम देखा, हर चीज अपनी जगह पे, कितना साफ सुथरा कमरा, शूज हैं वो जगह पे अलाइन हुए हुए हैं, बल्ले सीक्वेंस से पड़े हुए हैं, मतलब इतना खूबसूरत तरीके से उसने अपना कमरा रखा हुआ था। ये डिसिप्लिन होता है। और अल्लाह माफी दे, यहाँ कुछ बाकी क्रिकेटर्स के भी मैंने कमरे देखे हुए हैं पाकिस्तान टीम के, वो सफाई करने का दिल नहीं करता कमरे का। तो डिसिप्लिन होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फरहान की एग्जाम्पल फौरन मेरे दिमाग में आती है। सो सलमान मिर्जा डिसिप्लिन होगा, आई एम श्योर। हमारी आज की तीसरी और आखिरी टीम है कोयटा ग्लेडिएटर्स। अगेन आपको दोबारा बता देता हूं, अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने आज लाहौर और हैदराबाद की बात क्यों नहीं की या मुल्तान की बात क्यों नहीं की, परसों है पीएसएल, ठीक है, पहला मैच लाहौर और हैदराबाद का। आपको पता है हमारा एक दिन पहले प्रीव्यू आता होता है, तो आइडियल सिनेरियो यही था कि लाहौर और हैदराबाद को मैं कवर करूंगा एक दिन पहले, यानी कल लाहौर और हैदराबाद को कवर करूंगा, साथ मुल्तान की भी बात करूंगा, ठीक हो गया। तो कोयटा, साउद शकील है इनके कप्तान, और साउद शकील को तो आपकी वनडे की टीम में 100% होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में यार अगेंस्ट इंडिया ही बैटेड रियली वेल, लेकिन साउद शकील वनडे में क्यों नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। T20 में आई डोंट थिंक सो साउथ शकील समझ आते हैं मुझे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस, मैं ये नहीं कह रहा T20 में वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है, मतलब अगर आपकी टीम में एक आधा एंकर आपको चाहिए तो साउद आ सकता है, लेकिन अभी गुंजाइश नहीं है ना, अभी जगह नहीं है। तो फ्रेंचाइज को वो ठीक तरीके से लीड करेंगे, बट रास्ता साउथ शकील कैसे बना सकता है कि वो इस पीएसएल में आपको थोड़ा सा अलहदा दिखे, यानी हम कहें साउथ तेनू क्यों हो गया, मतलब हमें अलहदा दिखना शुरू हो जाए ना साउथ शकील, कि यार ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसको हम देख रहे थे कि डाउन द ग्राउंड थोड़ा सा टाइम लेता है आके रन बॉल, मतलब कुछ करके दिखाया हमें साउथ, अगर उसने दरवाजे तोड़ के जगह बनानी है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और कोयटा की टीम ऑब्वियसली है तो कोयटा की, लेकिन आपको कराची का टच इसमें बहुत ज्यादा नजर आता है, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हैं चाहे वो टीम के आपके प्लेयर हैं। होना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोयटा ग्लेडिएटर्स वालों ने बलूचिस्तान के साथ इंसाफ की है, बहुत ज्यादती की है। आपको बलूचिस्तान के प्लेयर्स नहीं नजर आते वहां जाके, ये उस तरह से कैंप नहीं लगाते, टैलेंट हंट नहीं करते। एक बिस्मिल्लाह खान नजर आ रहा है मुझे, तो ये करते नहीं है उस तरह से कोयटा में काम जिस तरह इनको करना चाहिए। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों ने ना कोयटा की टीम लेके उसके साथ जस्टिस नहीं किया, कभी भी जस्टिस नहीं किया। दूसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में मौजूद हैं एहसान अली, एहसन अली। हमने इनको पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग में देखा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैटर हैं, ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, और सैम हार्पर के रिप्लेसमेंट हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट, और मेरे ख्याल से अच्छी पिक है। ये पहले भी अगर किसी टीम में आ जाते तो ये ऊपर बल्लेबाजी करते हुए दोबारा एक आधा 100 लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे अल्जारी जोसेफ हैं, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हैं, और बस विकेटें इनको इनके मतलब की मिल गई ना भाई, तो अर्ली ऑन मैचों में तो अल्जारी जोसेफ जैसा बंदा हिलने में नहीं देगा, क्योंकि पेसर हैं, तेज बॉल करते हैं, अग्रेशन बहुत ज्यादा आपको इनके अंदर नजर आता है। सो आई थिंक काफी अच्छी पिक है अल्जारी जोसेफ, और नया बॉल, डेथ ओवर्स, कुछ भी आप इनसे करवा लें, भरपूर तजर्बा इनके पास मौजूद है। अब आप इनके दो स्पिनर्स देखें, अबरार अहमद और उस्मान तारिक, ये रेड हॉट प्रॉपर्टी हैं पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में। अब ये दोनों अबरार और उस्मान 100 में भी पिक हुए हैं, दो वाहिद प्लेयर, इनके ऊपर कितना ज्यादा
डिपेंड करती है पाकिस्तान टीम, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं, उस्मान तारिक ने T20 वर्ल्ड कप में जितनी हाइप बनी हुई थी ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। मतलब ओके ओके टाइप बॉलिंग की है, बहुत ही मतलब हाइप बनी हुई थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब पता नहीं वो जो हाइप का प्रेशर था या क्या था, लेकिन उस्मान तारिक अगर इतना ही मुश्किल बॉलर है तो PSL में हर दूसरे मैच में ना उसने वक्त डाले होना, ऐसा होना चाहिए। उस्मान तारिक को वक्त डालना चाहिए हर दूसरे मैच में कि यार मैं नहीं फड़िया जाता ताड़े को। तो इस तरह का मैं उस्मान तारिक को देखना चाहता हूं। और अबरार ने अच्छी बॉलिंग करनी ही करनी है। अबरार से एक ही मेरा गिला था कि भाई वो बड़े मैच का बॉलर नहीं है, लेकिन ये PSL वगैरह में या श्रीलंका बांग्लादेश वगैरह के अगेंस्ट अबरार आपको अच्छी बॉलिंग ही करता नजर आता है। और अब कोयटा की टीम का एक कोर मेंबर भी है ऑब्वियसली अबरार अहमद, ये अच्छी बॉलिंग ही करेंगे। छठे नंबर पे इस लिस्ट में हसन नवाज मौजूद है, जनरेशनल टैलेंट। कितनी बात की है मैंने हसन नवाज के ऊपर, और जब तक जान है करता रहूंगा हसन नवाज के ऊपर बात। हसन नवाज पाकिस्तान टीम में डिजर्व करता है। आपने ज्यादती कर दी, आपने धोखा दे दिया हसन नवाज को ये कह के कि भाई तू जनरेशनल टैलेंट है, और फिर आपने उसको फारिग करा दिया। ठीक है, बुरा टाइम आता है, फिर लोग एग्जाम्पल देते थे उसने शाहीन में क्या कर लिया। और भाई आप एक प्लेयर को इतना दिमागी तौर पे डिस्टर्ब करोगे, कोच कह रहा है फर्स्ट क्लास खेले, कप्तान कह रहा है वनडे का कि बेबी हुआ है उसका, उसको रिलीज किया गया, तो वापस क्यों नहीं लाए फिर उसको। तो खैर इनके बयानात ही नहीं आपस में मिलते। मेरी दुआ है कि हसन नवाज ने जिस तरह ये नेशनल T20 में जबरदस्त बारियां लगाई हैं ना, मैच फिनिश किए हैं, ये पाकिस्तान टीम में कम करने से पहले पाकिस्तान सुपर लीग में फिनिश कर करके ना इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे कि देखो आप लोगों ने ज्यादती की है। और हसन नवाज कोई जरूरत नहीं है सीधे मुंह गल करने नाल, कोई सीधे मुंह गल नहीं करनी तू इन्हां नाल। ज्यादती की है यार इन लोगों ने आपके साथ। मैं आपकी जगह हूं हसन नवाज, मैं सिर्फ बल्ले से जवाब दूंगा और मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करूंगा। और जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है हसन नवाज, आपको पता है, इनके साथ कोई सीधे मुंह बात ना करो, और इनको ये रियलाइज करवाओ कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। बिकॉज मैं बता सकता हूं आपको, हसन नवाज और दो तीन प्लेयर और थे, उनको ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर कहा जाता था कि आप T20 वर्ल्ड कप की टीम में हैं, तो क्यों नहीं लेके गए। इनके बैटिंग ऑर्डर आपने शफल किए फजूल में, बच्चों को सेट ही नहीं होने दिया यार इन्होंने। अल्लाह करे कि हसन नवाज PSL में बहुत अच्छा खेले। सातवें नंबर पे शामिल हुसैन है, वेरी टैलेंटेड बैटर, लेकिन शामिल का जो डेब्यू बांग्लादेश में हुआ है, एक तो टाइम से बहुत पहले हो गया, और जिस तरह से शामिल आउट हुआ है वो बड़ी तकलीफ दे बात है। और अब उसके ऊपर ना एक छाप लग गई है, एंड आई होप कि वो छाप ज्यादा अरसे तक बरकरार ना रहे। शामिल हुसैन को अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स प्रॉपर चांस देती है तो आप एक नया रूप देखें शामिल हुसैन का, जिस तरह आपने हसन नवाज का देखा आफ्टर न्यूजीलैंड टूर। हम हैरान हो गए थे कि यार ये हसन नवाज क्या कर रहा है। तो उसी तरह शामिल बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ही अजीब तरीके से खेला। एक तो टाइम से पहले भी खेला, और जिस तरह आउट होता रहा शॉर्ट बॉलों पे नहीद राना के अगेंस्ट, वो बड़ा अजीब था कि वो गलती करवाना चाह रहा है और वो गलती कर रहा है बड़ी आसानी से। आठवें नंबर पे कोयटा के पुराने दोस्त, पुराने प्लेयर रायली रूसो मौजूद हैं। और रायली रूसो ने अपने करियर में एक शिफ्ट लाया है, अब वो सिर्फ मारधार करते हैं। और मेरे ख्याल से कोयटा की मैनेजमेंट के साथ इनकी बहुत ज्यादा बनती है, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। कोयटा की तरफ से पहले भी खेले हुए हैं, सुल्तान्स की तरफ से भी खेले हुए हैं। तो रायली रूसो भाई साहब किसी भी टीम के मिडल ऑर्डर को ना बहुत ज्यादा स्टेबल करते हैं, और मिलर वाली कैटेगरी में इनको मैं लाता हूं, क्योंकि रोल इनके डिफाइन होते हैं। जिस तरह डेविड मिलर अगर रुकना है तो रुक जाते हैं, मारना है तो मारते हैं, उसी तरह रायली रूसो अगर 2-3 विकेटें गिरी हुई हैं तो रोकते हैं, अदरवाइज मारना हो तो 15-16 का रिक्वायर्ड 100 भी अक्सर मीट करते आपको नजर आते हैं। तो वेरी हैंडी पिक। उसके बाद 9वें नंबर पे अहमद दानियाल है। अहमद दानियाल ने मुझे सुपर ओवर करके बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत इंप्रेस किया है, और ओवर लेना चाहते थे। इस तरह के जो बॉलर होते हैं ना जो ओवर लेना चाहते हैं, इनसे मुझे फिर बड़ी ना एक इंटरेस्ट मेरा इनके अंदर बन जाता है कि ये अच्छे बॉलर हैं। और उसके बाद मैंने अहमद दानियाल को बड़ा क्लोजली देखना शुरू किया। उससे पहले मुझे पता था ऑब्वियसली लाहौर कलंदर में हमने इनको देखा है, लेकिन मुझे पहले मैंने इनको उस तरह कभी नोट नहीं किया, लेकिन तब इन्होंने मुझे इंप्रेस कर दिया सुपर ओवर करके। और फिर मैंने देखा यार ये तो लड़का करना चाहता है मुश्किल सिचुएशन में बॉल, ये बहुत बड़ी बात होती है।
तो लेट्स सी इनको कोयटा ग्लैडिएटर कंसीडर करेगी डेथ ओवर्स का बॉलर, जिस तरह इन्होंने सुपर ओवर किया। तो मजा आएगा अगर आपको डेथ ओवर्स में ही अच्छी बॉलिंग करते नजर आते हैं। 10वें नंबर पे हैं जहांजेब सुल्तान। जहांजेब सुल्तान ऑब्वियसली बेटर हैं, पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं और मुल्तान सुल्तान से एक मैच खेले में है, लेकिन इस दफा कोयटा लेट्स सी इनको कितने चांसेस देती है। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मेन जो इनका प्राइमरी रोल है वो बैटिंग ही है। जहांजेब सुल्तान के T20 में 15 मैच हैं, 23 की एवरेज है और 121 का स्ट्राइक रेट है। सैंपल साइज कोई बहुत बड़ा मौजूद नहीं है और इंटरेस्टिंगली जो टूर्नामेंट हुआ आपका पिशावर में, उसमें भी कोई बहुत तगड़ी बारी नहीं लगी। एक 42 इन्होंने बस किया है पिशावर में, उसके अलावा 8-12 कोई करंट फॉर्म लेके नहीं आ रहे, जो थोड़ा सा ना आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है चीज के, जो हमने प्लेयर पिक किया हुआ है वो करंट फॉर्म लेके नहीं आ रहा। 11वें नंबर पे जहादाद खान है, लाहौर कलंदर्स की तरफ से हमने इनको देखा, पाकिस्तान ने इनको डेब्यू करा दिया। अब जहादाद खान ऑब्वियसली ऑलराउंडर हैं, अब वो कहीं पे नजर नहीं आता। ये मसला है ना पाकिस्तान के साथ कि कोई पाकिस्तान से क्यों खेलता है और फिर वो इतना बुरा हो जाता है कि वो फिर कहीं पे भी आपको नजर नहीं आता। जहादाद खान बहुत अच्छा बॉलर है और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, लेफ्टी बैटर हैं और इनको बस इस PSL में एक ही इनका मकसद होना चाहिए कि मैंने बस दुनिया को यह दिखाना है कि मैं अगर पाकिस्तान खेला था ना तो मैं दोबारा डिजर्व करता हूं। बुरा क्रिकेटर नहीं है, अच्छा क्रिकेटर है, फोकस है गेम पे, हार्ड वर्किंग है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। 12वें नंबर पे है ख्वाजा मोहम्मद नाफे, और नाफे को T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले पाकिस्तान से खिला के हमें एक सरप्राइज दिया गया। एक तो पाकिस्तान में नाफे के क्लिप्स पहले ही बड़े मशहूर थे PSL से पहले ही, तो पाकिस्तान वाज रेडी फॉर नाफे। आई थिंक नाफे ने पाकिस्तान से कभी ना कभी तो खेलना ही था, लेकिन इट वाज टू अर्ली फॉर नाफे। एक आधा सीजन आप और उसको देखते। देखो मेरा मौकफ हमेशा ये होता है कि जो लड़के पहले से लाइन में लगे हुए हैं ना, वो पहले पाकिस्तान से खेलें। T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल कुछ दिन पहले एक ऐसा बच्चा आ जाए जिसको खुद नहीं पता उसने क्या तैयारी की होगी। तो प्लेयर अच्छा है, नो डाउट। और इस PSL में ये आपको पहले भी नाफे ने मैच फिनिश करके दिखाए हैं, टॉप ऑर्डर के बैटर हैं और बैट के साथ मैच भी फिनिश करते हैं। तो विकेट कीपिंग में मुझे इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेरी नजर होगी इनके ऊपर। उसके बाद अगले प्लेयर हैं इस लिस्ट में खान जेब। खान जेब का ताल्लुक कहां से है, अच्छा मैं लिखना भूल गया हूं खान जेब का ताल्लुक कहां से है, बट बॉलर हैं और T20 का इनका कोई मैच मौजूद नहीं है। टोटल फर्स्ट क्लास का इनका तजर्बा है और खान जेब ने 6 मैचों में 32 आउट किए हुए हैं। 6 मैचों में 32 इज ए वेरी इंप्रेसिव स्टार्ट। बल्कि आई वांट टू सी कि ये कहां पे है, मैंने क्यों नहीं लिखा खान जेब को। खान जेब यार मैंने क्यों नहीं लिखा, मुझे पहले लिखना चाहिए था, शायद वो काफी ज्यादा प्लेयर थे ना, तो मैं मिस कर गया हूँ खान जेब की लोकेशन। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना नए, इनके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि ये कहां से हैं। स्वाबी से हैं, तो स्वाबी से हैं खान जेब। वेरी एक्साइटिंग टैलेंट और लेट्स सी आपको शायद PSL में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिख जाए। क्या हमें एक और बॉलर मिल गया, यू नेवर नो अबाउट पाकिस्तान। 15 नंबर पे बिस्मिल्लाह खान है, कोयटा के प्लेयर, और पहले भी हमने इनको पाकिस्तान सुपर लीग में देखा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान इज द फेस ऑफ बलूचिस्तान और मेरी गुड विशेज इनके साथ हैं, क्योंकि ये जब खेलते हैं ना तो सारा बलूचिस्तान काम छोड़ के सिर्फ बिस्मिल्लाह खान को देखता है, क्योंकि ये बलूचिस्तान का फेस है। तो बलूचिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिस्मिल्लाह खान को चांस मिले, और आप इसको कोटा कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, आई वॉन्ट बिस्मिल्लाह खान इन द प्लेइंग 11 लिटरली इन फर्स्ट 5-6 मैचेस। उसके बाद अगर वो नहीं चलता आप कॉम्बिनेशन बना लें, लेकिन कोयटा का सबसे बड़ा प्लेयर, कोयटा का फेस अगर कोयटा की फर्स्ट प्रायोरिटी 11 में नहीं है तो मेरे नजदीक वो चीज कोई सेंस नहीं बनाती। अगले प्लेयर हैं हमारी इस लिस्ट में साकिब खान। ये भी ऑब्वियसली बॉलर हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। कराची का इन्फ्लुएंस आपको काफी नजर आएगा। फर्स्ट क्लास में बेहतरीन रिकॉर्ड है, 16 मैचों में 71 विकेटें हैं, जो कि जबरदस्त 3.4 की इकॉनमी है। और T20 में 14 मैचों में 11 विकेटें हैं। जो आपका नेशनल T20 कप था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, फैसलाबाद के अगेंस्ट तो
भाई ने 50 रन खा लिए, 1 विकेट ली, और सियालकोट के अगेंस्ट 22 रन 1 विकेट, और बहावलपुर के अगेंस्ट 25 रन देके 1 विकेट। तो करंट फॉर्म नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड ज्यादा है रेड बॉल के साथ, और व्हाइट बॉल में इस दफा करना पड़ेगा। अगले हमारे प्लेयर हैं जी न्यूजीलैंड के ब्रेट हैम्पटन। ये ऑलराउंडर हैं, और इनके अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, तजर्बा लेके आते हैं, ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर मैं इनको कंसीडर करता हूं। इसीलिए पहले आपको इनकी मैं बॉलिंग बता देता हूं। वैसे ये दरमियान में ही है, इसको बॉलिंग बैटर क्या है, दोनों का रिकॉर्ड इसका बस ना एवरेज टाइप है। चलो पहले बैटिंग का बता देता हूं। 83 मैचों में भाई का 137 का स्ट्राइक रेट है। थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा हूं आपको गियर आने से पहले। 18 की एवरेज 18 की एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, और 1200 रन है। अगर बॉलिंग की बात करें तो 83 मैचों में 37 विकेट हैं, मतलब कहीं पे मिडल में आता है ये। थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, हैंडी हो सकता है ऑन द डे, लेकिन लेट्स सी कि किस तरह कैश इन करता है इन कंडीशंस को, क्योंकि कभी पाकिस्तान आया नहीं है ये, तो मुश्किल होता है इनके लिए। एक तो ये प्रैक्टिस मैच भी नहीं ना खेल रहे पाकिस्तान सुपर लीग वाले, वहां आईपीएल वाले खेल भी रहे हैं और लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। अगले प्लेयर हैं जी हमारी लिस्ट में सैम हार्पर। सैम हार्पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैटर हैं, मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से आपने इनको खेलते देखा है। ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं। 102 मैच हैं भाई के, 102 मैच, और रिकॉर्ड बस ठीक है, लेकिन 102 मैचों का बड़ा सैंपल साइज है। 2000 रन हैं, 134 का स्ट्राइक रेट है, और इन्होंने 100 भी किया हुआ है, 110 इनका हाईएस्ट है। अगले प्लेयर हैं इस लिस्ट में, अच्छा गोरे मैंने सारे नीचे ही लिखे हुए हैं आखिर वाले। अगले प्लेयर हैं हमारे इस लिस्ट में बेवन जैकब्स। बेवन जैकब्स भाई न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, और इन्होंने 41 मैचों में 903 रन किए हैं, 36 की एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। दिस इज नाइस। और जहां तक मुझे याद आ रहा है इसने आईपीएल भी खेली हुई है, लेट मी चेक। आईपीएल खेली हुई है इसने? नहीं, इसने सीपीएल खेली हुई। हाँ ना, इसने कुछ कुछ खेला हुआ है इसने, मैंने इसको देखा हुआ है। आई थिंक ये पिक हुआ था मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन खेला नहीं था। लेकिन ये आईपीएल में मैंने इसको कहीं ना कहीं पे देखा है। खैर, सीपीएल इसने खेली हुई है, आईएल T20 भी खेली हुई है, और तजर्बा ऑब्वियसली 41 मैचों का है। सो लेट्स सी, इनके लिए पाकिस्तान की कंडीशंस कोई आसान नहीं होंगी। अगले प्लेयर हैं इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैटर बेन मैकडॉर्मट, और बिग बैश का वसी तजर्बा, दुनिया की लीग्स का वसी तजर्बा, बाबा T20 क्रिकेट, 212 T20 मैचेस हैं, 5000 प्लस रन हैं, 5263 रन हैं, 30 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही बैलेंस किस्म का इनका स्ट्राइक रेट है, और पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की तरफ से एक मैच में आए हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली किया कुआ भाई ने कुछ नहीं था। और इस लिस्ट में जो हमारे आखिरी प्लेयर हैं वो इंग्लैंड के टॉम करन है, जिनकी नई बॉल और जिनके डेथ ओवर से आप सारे वाकिफ हैं। सो इन तीनों टीमों को जो मैंने रिव्यू किया है, मुझे अगर इनमें से सबसे अच्छी कोई टीम लगी है ना, बैलेंस काफी टीम लगी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पिंडी एंड कोयटा। आई थिंक इन तीनों टीमों को रिव्यू करने के बाद मुझे जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टीम लगी है, जिनके अंदर ज्यादा मैच विनर्स मौजूद हैं, आई थिंक दैट इज रावलपिंडीज। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपको इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम अच्छी लगी है? कल रात को 7:30 बजे अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सेम 3 टीमों का हम उसमें फॉर्मेट रखेंगे। मुल्तान सुल्तान्स की बात कर लेंगे, लाहौर और हैदराबाद की बात लाजमी करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि परसों उनका मैच है, तो वो थोड़ा प्रीव्यू टाइप भी हो जाएगा। मीनवाइल अगर अगले 24 घंटे में मेरे पास पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ जाती है, तो वो मैं कल वाली वीडियो में ऐड कर लूंगा। ऑलराइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।